सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनिवाल। आ जाओ सभी लोग, जल्दी जल्दी से आ जाइए। गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, गुड आफ्टरनून। एंड आई होप आप लोग चैप्टर नंबर 1 का जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था उसे रिवाइज कर कर आए हो। अच्छा, रिवाइज कर कर आ गए हो या ऐसे ही आ गए हो। मैम खाना वाना खा के मस्त हम तो आ चुके हैं ऐसे ही। हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी रिवाइज कर कर आए हो। गुड आफ्टरनून आदित्य, शुभ लक्ष्मी, पीहू, स्तुति। वॉइस क्लियर नहीं है क्या बेटा? वॉइस में कुछ इश्यू आ रहा है क्या? अभी देखो, अभी ठीक है वॉइस, या वॉइस में अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है? एक बार बता दो मुझे। हेलो राफत जहाँ। अच्छा, रिवाइज कर कर आए हो, ग्रेट ग्रेट। देखते हैं एंड फिर हम लोग साथ में रिवाइज करेंगे, ठीक है? अभी ठीक है, परफेक्ट है। ओके, सो बच्चा लोग, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट 2 आज हम देखेंगे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर रिवीजन। अच्छा, कौन सा रिवीजन? ये रिकैप है आपकी प्रीवियस लेक्चर का। पहले क्या पढ़ा था हमने उसका रिकैप करेंगे पहले, ठीक है? सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, किससे स्टार्ट करा था हमने कि आखिरकार कंपनी होती क्या है। अच्छा, सेक्शन बता दो फटाफट से, मुझे सेक्शन बता देना। यहाँ पर चैट बॉक्स में सेक्शंस की बारिश हो जानी चाहिए। सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था कंपनी क्या। सेक्शन 2 क्लॉज 20 बताता है कि कंपनी क्या होती है। अच्छा, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी लैटिन वर्ड से आया है कम एंड पनीस। कम का मतलब होता है विथ और टुगेदर, पनीस का मतलब होता है ब्रेड, राइट। उसके बाद हमने देखा था बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत ही वाइडर टर्म होती है जिसके अंदर कंपनी वाली भी आती है और जो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई वो भी आती रहेगी। अच्छा, तो हमने एक स्टेटमेंट देखी थी, क्या सारी की सारी कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट होती है क्या? क्या ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, येस और नो? या ऑल बॉडी कॉर्पोरेट आर कंपनी, क्या सारी की सारी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी होगी क्या? बताओ जरा। बेटा सीक्वेंस की टेंशन मत लो, सीक्वेंस मैं जो भी करवाऊंगी वो परफेक्ट है। हमारा हर एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है? आफ्टर दैट वी हैव सीन, हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कंपनी के। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का परपैचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी की खुद की कॉमन सील होती है। कंपनी स्यू कर सकती है एंड बी स्यूड हो सकती है अपने खुद के नाम पर। कंपनी एसेट्स भी यहाँ पर होल्ड कर सकती है। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा आखिरकार ये कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी किस पे होती है। क्या मेमोरी टेक्निक देखी थी हमने? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट की मेमोरी टेक्निक क्या थी हमारी? बिक्स बी, ठीक है? बी से क्या था? बैंकिंग कंपनी। आई से इंश्योरेंस कंपनी। जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनी। एस से ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है। एंड लास्टली बी से था बॉडी कॉर्पोरेट, जो कि किसने नोटिफाई किया है, गवर्न होती है स्पेशल एक्ट से। अच्छा, एक और जो सबसे ऊपर ही ऊपर था, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा उन सभी कंपनी पे जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या प्रीवियस किसी कंपनी लॉ के अंदर। आफ्टर दैट वी हैव सेड कि हमने कौन कौन से डॉक्ट्रिन्स यहाँ पर पढ़े थे। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल। अच्छा, सबसे पहला डॉक्ट्रिन जो हमने पढ़ा था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यहाँ से मैंने स्टार्ट करवाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? आप लोगों के दिमाग में अगर रिवाइज कर कर आए हो या पहले लेक्चर का थोड़ा थोड़ा भी याद आ रहा है तो 3 चीजें याद आएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि जो भी कोई भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है, हम ऐसा मानेंगे कि उसने रीड किया है एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसने पढ़ा है। अच्छा, ना
कि सिर्फ पढ़ा है बट उसने समझा भी है. दे हैव रेड एंड अंडरस्टैंड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. थर्ड लाइन, कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट करता है? सी से कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सी से कंपनी. तो ये प्रोटेक्ट करता है कंपनी को अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, राइट. अच्छा, फिर हमने एक डॉक्ट्रिन और पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि बाहर वाले लोगों ने एमओए और एओए पढ़ा होगा, बट व्हाट इज गोइंग इनसाइड द कंपनी, आउटसाइडर्स आर नॉट बाउंड टू नो द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. वो ऐसा अज्यूम करेंगे कि सारी चीजें सही हो रही है. कौन सा फेमस केस लॉ था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में? द फेमस केस लॉ वाज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कांड. ठीक है. अच्छा, एक्सेप्शंस पढ़े थे हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के. क्या एक्सेप्शंस थे जहां पर कोई भी प्रोटेक्शन आउटसाइडर्स को नहीं मिलती है? क्या क्या एक्सेप्शंस थे, कैसे याद करवाया था मैंने आपको? INFN से पहला आई बोलता है व्हेन द आउटसाइडर हैज नॉलेज ऑफ सम इरेगुलरिटी. की आउटसाइडर को पता है कंपनी में कुछ तो गलत है लेकिन फिर भी वो कर रहा है. डायरेक्टर्स वाले एग्जांपल देखा था हमने. एन से वी हैव सीन नेग्लिजेंटली. अब केयरलेसली, नेग्लिजेंस में अगर कोई काम कर रहे हो तो फिर तुम्हारी गलती है. एफ से वी हैव सीन फॉर्जरी. यहाँ पे फॉर्जरी वाले केस में हमने देखा था कि फेक सिग्नेचर कर दिए थे आपने. एंड एन से एक और देखा था हमने, नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. यहाँ पर बिना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़े आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हो, तो हे आउटसाइडर, तुझे कोई भी प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी. एंड दैट वाज इट जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था. क्या रिकॉल हुआ हमने? क्या आपने भी रिवाइज किया है मेरे साथ साथ? एकदम परफेक्ट पीहू. थोड़ा सा कॉपरेट करना बच्चा लोग. हो सकता है मेरी वॉइस आपको लो लगेगी, कंटिन्यूअसली ज्यादा बोलूंगी तो थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, तो थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए. डन, वेरी गुड, ऑसम. अच्छा, आज के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम आज पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शंस, इम्प्लाइड पावर्स क्या होती है, लोन्स, बोरोइंग्स, गारंटीज एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो. ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है. एकदम परफेक्ट प्रियांशी. नेग्लिजेंस का प्रियांशी ने हमें केस लॉ भी बताया है विच इज आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो. एकदम परफेक्ट. मजेदार सा रिविजन हो गया है, यहाँ पर रिकॉल हो गया है हमारा. आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक पे. अच्छा, जैसा मैंने बताया था कॉपी और पेन आपके पास होने चाहिए. हम लोग सेक्शंस लिखते जाएंगे. अच्छा, एक डाउट है जो मुझे कुछ बच्चों का आया था कि मैम आप नोट्स का बता दीजिए कि नोट्स का क्या करना है. सो बच्चा देखना, नोट्स में बेसिकली हमारा सब कवरेज रहेगा इन पीपीटी नोट्स में. सो नोट्स की आपको टेंशन नहीं रहनी, आपको अलग से नहीं बनाना है. पीपीटी नोट्स में ना सारा कवरेज रहेगा. लेकिन आई नो आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती होगी, प्रिंट में प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि ये हमारे ना हॉरिजॉन्टल होते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ऑल ऑफ यू कि हम जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के पास एक ई नोट्स आएंगे. ई नोट्स फोल्डर में आपको नोट्स मिल जाएंगे जहां पर हमारा कंटेंट सेम रहने वाला है, बट वो नोट्स ना आपको A4 साइज के फॉर्मेट में मिलेंगे सो दैट आप इजीली पढ़ पाओगे. एक पेज पे ज़्यादा कवरेज हो जाएगा और आप उसे प्रिंट भी करवा सकते हो. मैम हमें नोट्स बनाने हैं क्या, अलग से नोट्स बनाने हैं क्या? तो आप क्या कर सकते हो, अलग से नोट्स बनाने के लिए आप आपके शॉर्ट एंड समराइज नोट्स बना सकते हो. ठीक है, मैंने इसे शॉर्ट एंड समराइज नोट्स बना सकते हो मतलब क्या है, आप चार्ट फॉर्मेट में ना नोट्स यहाँ पर बना सकते हो. हालांकि जो ई नोट्स मैं आपको देने वाली हूँ ना वो भी आपको चार्ट फॉर्मेट में ही मिलने वाले हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी आपको खुद के नोट्स बनाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, क्लास के साथ साथ ही मेक श्योर करना हम बना दें. क्लास ओवर हुई है उसके बाद आप अपने नोट्स को शॉर्ट में बना सकते हो यहाँ पर, सो दैट कंटेंट वहाँ पे कवर हो जाएगा. आप की पॉइंट्स लिख सकते हो, जब भी आप पढ़ोगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. लेकिन हाँ, हमें सेक्शन लिस्ट बनानी ही बनानी है. नो मैटर वॉट, हर एक स्टूडेंट को सेक्शन लिस्ट बनानी है. वो लेक्चर के साथ साथ जो भी सेक्शन आ रहा है हमें किस वे से करना है, यहाँ पर सेक्शन नंबर देना है और वो सेक्शन नंबर का प्रोविजन क्या है, इस तरीके से आपको ना ये सेक्शन की लिस्ट बनानी है अपने नोटबुक में. फॉर एग्जाम्पल 2 क्लॉज 20 बताता है कंपनी के बारे में. सो इस तरीके से आपको आपकी सेक्शन लिस्ट बनानी रहेगी एंड एंड तक ना एकदम परफेक्ट सेक्शन लिस्ट आपके पास रेडी रहेगी. सो आई होप नोट से लेकर जो भी आपके मन में डाउट था वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया होगा. सो लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. ये होता क्या है आखिरकार? तो अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड
और वायरस का मतलब होता है पावर। अगर आपकी कंपनी कोई भी काम करती है उसकी पावर से बाहर जाकर, तो उसे बोला जाता है अल्ट्रा वायरस। सो अल्ट्रा वायरस मतलब क्या है? बियॉन्ड पावर, बियॉन्ड स्कोप। हम सभी के पास कुछ पावर्स होती है, कुछ स्कोप होती है। सो कंपनी के पास भी कुछ पावर्स है। कंपनी को पावर कौन देता है? कंपनी का एक ही मालिक है, विच इज कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनी अगर अपनी पावर से बाहर जाकर कोई भी काम कर रही है, बियॉन्ड पावर, बियॉन्ड अथॉरिटी, उस काम को हम बोलेंगे अल्ट्रा वायरस। सो आई होप हमें ये देखा होगा कि अल्ट्रा वायरस एक लैटिन टर्म है। जो दो वर्ड्स आई है, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड और वायरस का मतलब होता है पावर। सो अल्ट्रा वायरस एक्ट मतलब क्या? ऐसे एक्ट जो कंपनी कर रही है अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके, अपनी पावर से बाहर जाके अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलने वाले यहाँ पे? अल्ट्रा वायरस बोलने वाले हैं। अच्छा, जैसे घर पे होता है ना, अगर कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो उसको भी ना घर वाले कुछ पावर्स दे के रखते हैं, लेकिन उनको पता है उनकी पावर्स कितनी, वो पेरेंट्स की पावर से एक्सीड कभी भी नहीं कर सकते। तो अगर वो बड़ा भाई या बड़ी बहन अपनी पावर से बाहर जाके कुछ काम करेगा तो हम क्या बोलते हैं? ये अल्ट्रा वायरस है। मम्मी पापा ने जितनी पावर दे रखी ना उतना ही यूज करो, उससे ज्यादा यूज मत करोगे। तो यहाँ पे कंपनी के पास भी पावर कंपनीज एक्ट ने दे रखी है। अगर आप उससे बाहर जाकर कोई काम करते हो तो वो कैसी होने वाली है? अल्ट्रा वायरस होने वाली है। सो कोई भी काम अगर आपने बियॉन्ड अथॉरिटी, बियॉन्ड पावर किया है तो मेरे साथ बोलो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। कोई भी एक्ट, कोई भी एक्टिविटी कंपनी ने कहा है, किसके बाहर जाकर किया है? या तो कंपनीज एक्ट के बाहर जाकर किया है, मेमोरेंडम के बाहर जाकर किया है, या आर्टिकल्स के बाहर जाकर किया है, तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हर एक कंपनी के लिए ना 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन कहलाएगा? हमेशा 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 सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। फिर होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ना ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। फिर होता है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंड फिर आते हैं हमारे डायरेक्टर्स जो कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी काम कर रही है तो उसको किसके अकॉर्डिंग काम करना रहेगा? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे ऊपर है हमारा कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट को ध्यान में रख के मेमोरेंडम बनता है, इन दोनों को ध्यान में रख के आर्टिकल्स बनता है, और डायरेक्टर्स को मेक श्योर करना है कि इन तीनों चीज़ों को वो फॉलो करेंगे। अगर कंपनी ने कोई भी काम किया है कंपनीज एक्ट के बाहर जाकर तो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायरस कंपनीज एक्ट। कंपनी ने कोई भी काम किया है मेमोरेंडम के बाहर जाकर तो क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम। आर्टिकल्स के बाहर जाकर काम किया है तो कहलाएगा अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। डायरेक्टर ने ना अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर काम किया है तो वो क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स कहलाएगा। क्या ये टर्म्स हमें समझ आ रही है? क्या मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट यू गाइज बिकम फैमिलियर विद द टर्म्स। आदित्य सोनी बेटा, पहले भी आपको ई नोट्स सारे प्रोवाइड करवाए गए थे, राइट? सो हर एक चैप्टर के ई नोट्स प्रोवाइड करे गए। अगर मैं दिसंबर 24 अटेम्प्ट के बारे में भी बात करूँ तो ई नोट्स के फोल्डर में मिल जाएंगे आपको। परफेक्ट। सो आप फैमिलियर हो गए हो इस टर्म से जो मैं कहना चाह रही हूँ। अच्छा बच्चे लोग ना, एक रिक्वेस्ट रहेगी मुझे आप सभी से, जैसा कि मैंने बोला था आई कैन नॉट सी यू, ठीक है? तो मुझे आप लोगों के जो टाइप करोगे वही मुझे दिखेगा। सो एक रिक्वेस्ट रहेगी, वेन एवर आई विल आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज रिप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल। फटाफट से रिप्लाई करो ताकि मुझे समझ आए एंड आई कैन प्रोसीड फर्दर, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको कोई भी डाउट ना अनरिजॉल्व रह जाए यहाँ पर, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। चलो अच्छा, अभी एक केस लॉ देख लेते हैं, स्टोरी टाइम। जैसा कि हमने एक स्टोरी सीखी थी रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कांद में, जरा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की भी हम स्टोरी देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। चलो स्टोरी बना दे और स्टोरी के साथ साथ हम करने वाले हैं थोड़ी सी ड्राइंग। चलो
थोड़ी सी ड्राइंग करेंगे हम। अभी ध्यान से सुनना। एक था पर्सन जिसका नाम था रिची। ये रिची ना बड़ा ही रिच था। तो एक पर्सन था जिसका नाम था रिची। वो रिची कहाँ जाता है? ये रिची जाता है कंपनी के पास। और कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है ARC, यानी कि एशबरी रेलवे कैरेज। ठीक है, शॉर्ट में समझो, कंपनी का नाम क्या है? एशबरी रेलवे कैरेज। एशबरी रेलवे कैरेज, ये हमारी एक कंपनी है। ये जो कंपनी है इसका ना ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी क्या करेगी, ये उसका ऑब्जेक्टिव उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या था? ये कंपनी का ऑब्जेक्ट था टू मेक, सेल, हायर या फिर लेंड। ठीक है, क्या था? टू मेक, सेल, हायर या फिर लेंड कर देना। क्या लेंड कर देना? रेलवे प्लान। ये क्या था? हमारी कंपनी का ना ऑब्जेक्टिव था। तो ये रिच ये एक बार चलता आता है आपकी ARC के पास, और ARC कंपनी को बोलता है, कंपनी मेरी ना बेल्जियम में एक रेलवे लाइन बन रही है, तो क्या तुम उसे फाइनेंस करोगी क्या? सो रिची क्या बोलता है? ध्यान से सुनना बच्चा लोग। रिची बोलता है टू फाइनेंस रेलवे लाइन जो बेल्जियम में बन रही है। बेसिकली क्या बोला था? मेरी रेलवे लाइन जो बेल्जियम में बन रही है तुम उसे फाइनेंस करोगे क्या? कंपनी ने बोला ओके ओके रिची, हम क्या कर देंगे, उस रेलवे लाइन को फाइनेंस कर देंगे, आप 2 दिन बाद आना, मुझसे पैसे ले जाना। ठीक है, रिची 2 दिन बाद आया और बोला पैसे दो ना, आपने बोला था फाइनेंस करोगे रेलवे लाइन को। यार से बोलता अरे रिची सॉरी यार, वो थोड़ी सी ना गलती हो गई है हमसे, हमने हमारा मेमोरेंडम देखा और हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम आपकी रेलवे लाइन को फाइनेंस कर ही नहीं सकते। क्या बोलती है ARC? हमसे गलती हो गई, हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जो रेलवे लाइन आपकी बेल्जियम में बन रही है ना, हम उसे फाइनेंस नहीं कर सकते हैं। ये रिची को आया जोरदार गुस्सा, रिची को आ गया है बहुत सारा गुस्सा आया। रिची बोले अरे ऐसे कैसे, तुमने पहले तो हाँ किया था, तुम्हारे ऑब्जेक्ट में, ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक टर्म लिखी हुई है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर है ना तुम मेरी बेल्जियम वाली रेलवे लाइन को फाइनेंस कर दो। ये बोलते नहीं हो सकता बाबा। भी रिची को गुस्सा आया, तो गुस्सा आता है तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे कोर्ट में। तो रिची गया कोर्ट, और कोर्ट को बोलते जज साहिब इसने हमको बोला था पहले कि ये रेलवे लाइन फाइनेंस कर देंगे जो हमारी बेल्जियम चल रही, और अभी ये मना कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ उनके ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, तो उस जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरी रेलवे लाइन को वो बेल्जियम में फाइनेंस कर सकते पर नहीं करते। तो वहां पे कोर्ट ने बोला रिची रुको जरा, सब्र करो, हम आपको समझाते हैं कि आप ये जो टर्म है जनरल कॉन्ट्रैक्टर, उसके अंदर आप कुछ और काम नहीं कर सकते। जनरल कॉन्ट्रैक्टर बोलता है ये जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हो। मतलब मैं जो भी काम करूंगा, ARC जो भी काम करेगी वो किससे रिलेटेड करेगी? मेक, सेल, लैंड या फिर हायर रेलवे प्लांट से रिलेटेड करेगी। वो किसी को फाइनेंस करने का काम यहाँ पर नहीं कर सकती है। एंड दैट्स हाउ ये केस का यहाँ पर जजमेंट रहा है। क्या आपको समझ आया है? अच्छा, तो उससे रिलेटेड ना एक और चीज समझो। तुम्हारी एक कंपनी है, ठीक है मैम हमारी कंपनी, यस यस, तुम्हारी एक कंपनी है, जो कंपनी बोलती है कि हमारा काम क्या है? हमारा काम है यहाँ पर नोटबुक्स बनाने का। नोटबुक्स बनाएगी, उसे सेल करेगी, पेन्स, चार्ट्स, पेंसिल्स एंड अदर जनरल आइटम, और बाकी के जनरल आइटम। तो क्वेश्चन ये है बेटा, तुम जनरल आइटम में किसको समझोगे? क्या ये कंपनी साथ साथ आलू प्याज बेच सकती है क्या? बताओ जरा, क्या ये वेजिटेबल बेच पाएगी इस जनरल आइटम के अंदर, या फ्रूट बेच पाएगी, या एसेसरीज, या क्लोथ्स कर पाएगी? नहीं कर पाएगी मैम, क्योंकि ये जो जनरल आइटम है वो किससे रिलेटेड है? ये जो मेन आइटम है इससे रिलेटेड है। कहना ही से ये जनरल आइटम के अंदर आप स्टेशनरी के कोई भी आइटम को यहाँ पर सेल कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर रबर हो जाएगा, कलर पेन्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, हमारे ग्लिटर पेन्स हो जाएंगे यहाँ पर,
सो ये स्टेशनरी से रिलेटेड में बोलता है यहाँ पर। सो यहाँ पर कोर्ट ने समझा ये जो जनरल आइटम है इसको किसके रिलेशन में पढ़ा जाएगा, इस जनरल आइटम को इन मेन ऑब्जेक्ट के रिलेशन में पढ़ा जाएगा। इसीलिए वो जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर टर्म था ना पीछे, रिची को बोला गया रिची तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ये कंपनी एकदम सही, हालांकि कंपनी को थोड़ा लेट रियलाइजेशन हुआ, पर लेट बट हैप्पी रियलाइजेशन हुआ कि कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। क्या मैं एकदम क्लियर हूँ? एकदम परफेक्ट। यस, पीहू प्रियांशी एकदम परफेक्ट बोला, बाकी सारे बच्चों ने भी। क्या ये क्लियर हुआ? लॉजिकली समझा क्या हमें? सो ये लॉ आपका क्या है? लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक। ये लॉ में लॉजिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉजिकली क्लियर हो गया हमें अल्ट्रा वायरस। अभी एक बहुत ही चीज़ आपको इजी लगेगी, जस्ट रीड इट वंस, एक बार पढ़ो ये केस। जो मैंने पूरा आपको ड्राइंग चार्ट से समझाया वही चीज़ है हमारा। केस लॉ है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। रीड इट। अच्छा पढ़ा हमने। क्या बोलता है ये जो एआरसी कंपनी है इसका मेमोरेंडम बोलता है कि इसके मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है कंपनी का, टू मेक, सेल, लेंड या फिर हायर करना रेलवे प्लान्स को, कैरी करना बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाला बिजनेस करना। कंपनी ना एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है किसके साथ? मिस्टर रेमीजर्स रिची के साथ। ये एक फर्म है रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स वाली। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फाइनेंस करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन जो बेल्जियम में है, लेकिन बाद में कैंसिल कर दिया। आफ्टरवर्ड्स कैंसिल इट, सेइंग दैट दिस एक्ट वाज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आवर मेमोरेंडम। अच्छा फिर क्या हुआ यहाँ पर? ये जो रिची है, रिची रिच, ही ब्रॉट अ केस फॉर डैमेजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज अकॉर्डिंग टू हिम। उसके अकॉर्डिंग ये जो वर्ड्स थे जनरल कॉन्ट्रैक्टर, उनका मतलब क्या था? वो पावर देते थे कंपनी को कि कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती। इसीलिए ये बोलता है ये कंपनी के पावर के अंदर है, क्योंकि जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है ना, कंपनी की पावर के अंदर है, इसलिए कंपनी एंटर कर सकती है, फाइनेंस कर सकती है जो हमारी रेलवे लाइन बेल्जियम में है। सो यहाँ पर ये कंपनी की पावर में है। और साथ ही साथ वो बोलता है मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर थे ना उन्होंने भी बाद में अप्रूव कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, मतलब यहाँ पर होता है अप्रूव कर दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि जो कोर्ट था उन्होंने क्या बोला है? रीड इट, एक बार रीड करो। पढ़ा क्या हमने? क्या बोला हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्ट्रा वायरस है कंपनी के, और अल्ट्रा वायरस चीज़ें हम नल एंड वॉइड मानेंगे। साथ ही में टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर को कैसे इंटरप्रेट करना है कि वो जनरली वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जो किससे कनेक्टेड है? कनेक्टेड है विद द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। क्यों मैम मैकेनिकल इंजीनियर्स के बिजनेस से कनेक्टेड है? क्या पे क्या बोला? कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। तो इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे? किससे रिलेट करके पढ़ेंगे? मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेट करके यहाँ पर पढ़ेंगे। कोर्ट ने बोला कि अगर इफ हर एक शेयर होल्डर ने भी हाँ कर दिया ना तो भी कंपनी ऐसा कोई काम यहाँ पर नहीं कर सकती, कंपनी उसे बाद में रेटिफाई नहीं कर सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस कहलाएगा यहाँ पर। और जो भी अल्ट्रा वायरस है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। मैम नल एंड वॉइड मतलब क्या? मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, भले तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए लेकिन अल्ट्रा वायरस कंपनी नहीं कर सकती, ऐसा माना जाएगा कि कंपनी ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। क्या ये केस पढ़ना हमारे लिए अभी इजी हो गया क्या बच्चा लोग?
द रीज़न इज मैंने केस को इस तरीके से स्टोरी से समझाया, आगे भी हम ऐसा ही करेंगे, हर केस को हम स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे ताकि दिमाग में बैठेगा, है ना, वरना केस समझ के आधा तो तुम्हारा प्रेशर ऐसे ही बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी केस का नाम कैसे याद करना है, एशबरी रेलवे कैरेज, तो शॉर्ट करते हैं हम लोग ARC, लेकिन एग्जाम में ARC मत लिखना, है ना, वो आपके याद करने के लिए है। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, पूरा याद नहीं हो रहा है चलेगा, सिर्फ ARC वर्सेस रिची भी कर सकते हो। सो एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची, क्या ये डन हो गया है? परफेक्ट। आदित्य, समीक्षा, प्रियांशी, गरिमा, ऑसम, डन। अच्छा, तो हमारे क्या की पॉइंट्स निकले हैं यहाँ से, एक बारी जरा देखेंगे। सबसे पहला की पॉइंट हमारा निकला अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर, ठीक है। बियॉन्ड पावर जाके आपने कोई भी काम किया है तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा, ये 2 पॉइंट निकले। थर्ड पॉइंट बोलता है कि आप चाहे मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर या सारे के सारे शेयर होल्डर ने भी अप्रूव कर लिया तो वो काम कभी नहीं कर सकते हो, इवन इफ ईच वन ऑफ द शेयर होल्डर, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर ने भी रेटिफाई कर दिया तो भी कंपनी ये अल्ट्रा वायरस काम कभी भी नहीं कर पाएगी। क्या ये डन है? हमें मजा आ गया है। सो अल्ट्रा वायरस अगर आपका मेमोरेंडम के बाहर जाकर हो रहा है तो कंपनी वो नहीं कर पाएगी। ओके, परफेक्ट। रफत जहां, प्रियांशी, साम्या घोष। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या बोलता है, मतलब तुम मुझे बताओ अल्ट्रा वायरस AOA, बियॉन्ड द पावर ऑफ AOA, ट्यूबलाइट चलनी चाहिए, बियॉन्ड द पावर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल से बाहर जाकर हम कुछ कर रहे हैं। ये बोलता है कंपनी अगर कोई भी काम कर रही है जो अपने आर्टिकल्स के तो बाहर है पर वो मेमोरेंडम के अंदर है, क्या बोल रही हूँ मैं, आर्टिकल्स के बाहर जाकर काम कर रही है, मेमोरेंडम के अंदर है। उससे पहले ये समझ लेना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की पावर्स क्या है, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये बताते हैं कि कंपनी अंदर से कैसे रेगुलेट करने वाली, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये आर्टिकल्स के बाहर जा रहे हो पर ये मेमोरेंडम के अंदर है तो उन काम का क्या होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एडवांस आता है हमें इंटरेस्ट ऑन एडवांस कॉल्स, एक शेयर है 10 रुपए का, आपको एप्लीकेशन में पैसे देना है, फिर अलॉटमेंट पे देना है, फिर कॉल पे देना है, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं बहुत ही रिच तो वो क्या करते हैं पहले ही एडवांस में पैसा दे देते हैं। तो किसी भी शेयर होल्डर ने क्या किया है, किसी भी शेयर होल्डर ने एडवांस कॉल दिया, पहले पैसा दे दिया है तो कंपनी उसे इंटरेस्ट देती है। सो अगर इंटरेस्ट जो दिया है एडवांस कॉल पे वो हाइयर रेट पे दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स में लिख रखा था हम 2% इंटरेस्ट देंगे लेकिन हमने 3% दे दिया, कहना ही से ये जो इंटरेस्ट है एडवांस कॉल्स पे वो हाइयर रेट पे दे दिया है, तो ऐसा देखा जाए तो वो तो अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स है। लेकिन इंटरेस्ट तो दे सकते हो ना, मेमोरेंडम के तो अंदर है। तो ऐसा कोई भी काम किया है जो मेमोरेंडम के अंदर है पर आर्टिकल्स के बाहर है तो यस वो एक्ट तो वॉइड है, आपने गलत तो किया है, लेकिन इस एक्ट को आप वापस से अप्रूव करवा सकते हो, रेक्टिफाई करवा सकते हो। कहाँ पर अप्रूव करवा सकते हो? जनरल मीटिंग में। ये जो शेयर होल्डर्स है उनको बोलो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप इस काम को अप्रूव करवा सकते हो। सो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और आपने अगर कोई अनऑथोराइज काम कर लिया है, आर्टिकल्स के बाहर जाकर काम कर लिया है तो आप उसे अप्रूव करवा सकते हो, लेकिन जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना रहेगा। क्या ये क्लियर हुआ? क्या हमें कोई डाउट है क्या बच्चा लोग इसमें? वेदांत यहाँ पे सेक्शंस की बात नहीं हो रही है बच्चा लोग, इट्स प्रिंसिपल्स, है ना। सो भी सेक्शंस की बात नहीं, अभी हम बेस समझ रहे हैं, ठीक है। अगर जहां पर भी कोई भी सेक्शन होगा आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। अच्छा, हमें क्लियर हुआ है ये क्या है कि मैम आर्टिकल्स के बाहर जा रहे हो लेकिन मेमोरेंडम की पावर में, मेमोरेंडम के अंदर है तो ऐसा कोई काम कर दिया है वो वॉइड तो है, लेकिन उस काम को ना हम अप्रूव करवा सकते, उस काम को हम अप्रूव करवा सकते। कैसे अप्रूव करवाओगे? यू हैव टू से कैसे अप्रूव करवाओगे? जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के। डन डन आ डन डन है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, अगर कंपनी कोई भी काम कर रही है मेमोरेंडम के बाहर जाकर तो क्या वो रेटिफाई हो सकता है? क्या वो अप्रूव हो सकता है क्या? अच्छा, मैं ना तुम्हें ऑप्शंस देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अगर कंपनी कोई भी काम कर रही है आउटसाइड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कैन इट बी रेटिफाइड? ए यस, बी नो, ए या बी? अच्छा, आपके पास पोल आएगा, मुझे आंसर करो, ए या बी?
यस यस अर्नब, नो वरीज, मैं समझा देती हूँ आपको। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम की बात हो रही है। लेट्स सी अभी, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है इतना जल्दी कैसे समझ आया है, तो देखते हैं कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है क्या। सो लेट्स सी। चलो देखो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों, कहा, कैसे, वो मैं बताऊंगी। अरे वाह, ऑसम, 66% बच्चों ने सही आंसर दिया, हर्ष एंड विवेक। अच्छा, क्यों मैम, ऐसा क्यों है? अभी अभी हमने क्या देखा है, एक मिनट, अभी हमने क्या देखा था, एशबरी रेलवे कैरेज वाले केस में, जैसा कि पीहू ने बोला, एकदम परफेक्ट बोला कि मैम हो ही नहीं सकता। इवन इफ 100% ऑफ द शेयर होल्डर भी आके रेक्टिफाई कर देना, तो भी आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो आपके मेमोरेंडम के बाहर है, जो आपके स्कोप के बाहर है। मेरा क्वेश्चन ये था, क्या कंपनी, कैन अ कंपनी रेक्टिफाई एक्ट जो उसने अल्ट्रा वायरस किया है मेमोरेंडम के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। सो एक कंपनी है जो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर कोई भी काम कर रही है, ठीक है। मान लो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी बनाने का ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई फुटवियर के लिए, वो क्या करने वाली है, फुटवियर सेल करने वाली है। कहने से ये अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम है। सो इवन इफ 100% ऑफ द शेयर होल्डर भी हाँ कर देना, तो भी कंपनी वो काम नहीं कर सकती है। नो, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड। वो एक्ट कैसा होगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा, कि नॉट बी रेटिफाइड इवन इफ 100% शेयर होल्डर्स ने भी अग्री कर दिया ना, तो भी ये आपका रेटिफाई किया नहीं जाएगा। यही तो पढ़ा हमने एआरसी वाले केस में, एशबरी रेलवे कैरेज वाले केस में। अभी क्लियर हो गया है हमें। अच्छा, वही मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कंपनी ने कोई काम किया है जो अब के अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स है, ये जो आर्टिकल्स है उसके बाहर जाकर काम कर रही है वो, पर मेमोरेंडम के अंदर है, मेमोरेंडम से बाहर नहीं जा रही है, इन विद इन द मेमोरेंडम। और जो विद इन मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम की पावर्स के अंदर है, तो अब हम उसे क्या बोलेंगे वो भी आपको सिखाती हूँ। तो क्या ये रेटिफाई हो सकता है, कंपनी ने कोई भी काम किया अपने आर्टिकल्स के बाहर जाकर, पर मेमोरेंडम के अंदर है, कैन इट बी रेटिफाइड, क्या वो रेटिफाई हो सकता है? जैसा कि अभी हमने इंटरेस्ट देखा था, एडवांस कॉल्स में जो इंटरेस्ट है आर्टिकल्स में फॉर एग्जांपल 2% दे रखा है, लेकिन हमने 5% दे दिया है, तो यस वो रेटिफाई हो सकता है। तो अगर आप आर्टिकल्स के बाहर जाकर कोई भी काम कर रहे हो, मेमोरेंडम के अंदर हो, वो रेटिफाई हो सकता है। जनरल मीटिंग में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना रहेगा। एम आई क्लियर? अभी डन हुआ क्या? यस, परफेक्ट परफेक्ट, प्रियांशी, साहिबा, पंखुड़ी, स्तुति, पार्थ, रिया, एकदम परफेक्ट। यस, गरिमा सिंह, एकदम ऑसम, एकदम परफेक्ट बोला बच्चा। रफत जहाँ, एकदम परफेक्ट। अच्छा, अभी ना एक टर्म और सीखेंगे, जैसे कोई काम अपनी पावर के बाहर जाकर करते हैं उसको अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पावर के अंदर होती, विद इन द पावर है, जैसे विद इन द मेमोरेंडम है, तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा वायरस बोलेंगे। धीरे धीरे आप ये टर्म सीखोगे। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड पावर, इंट्रा वायरस मतलब क्या हुआ, विद इन द पावर है। तो जब भी आप इंट्रा वायरस पढ़ोगे आप समझना ये इसकी पावर के अंदर है, अल्ट्रा वायरस मतलब पावर के बाहर है। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, अभी हम कुछ एक्सेप्शंस देखने वाले हैं यहाँ पर। किसके एक्सेप्शन है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के। मतलब क्या, ये काम आउटसाइड द स्कोप नहीं कहलाएगा, ये काम नल एंड वॉइड नहीं कहलाएगा, ये एक्सेप्शन है। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक ऐसे ही एक्स्ट्रा में दे दिया, इसमें वही सारे पॉइंट्स है जो अभी तक हमने पढ़े हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर दिमाग पे प्रेशर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, एक टॉपिक एडिशनली करना था तो इन लोगों ने एक टॉपिक एडिशन में कर दिया है।
क्या एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के? सबसे पहला क्या बोलता है, कोई भी काम आपकी कंपनी ने इरेगुलरली किया है, ठीक है, लेकिन वो कंपनीज एक्ट के अंदर है, वो आपकी कंपनीज एक्ट के भी अंदर है, मेमोरेंडम के अंदर है, आर्टिकल्स के अंदर है, तो उस काम को कभी भी आप अल्ट्रा वायरस नहीं कहलाओगे। वी नो दिस थिंग ना। तो कोई भी काम कंपनी ने इरेगुलरली किया है, लेकिन अदरवाइज वो कैसा है, इंट्रा वायरस है कंपनी के, इट कैन बी वैलिडेटेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी बाय गिविंग देयर कंसेंट इन जनरल मीटिंग। तो कंपनी ने कोई भी काम किया है यहाँ पर जो कि इरेगुलरली है, सही से नहीं किया है, लेकिन वो काम कैसा है बेटा, आपकी कंपनीज एक्ट के अंदर है, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर है, तो वो जो इरेगुलर तरीके से काम किया है वो सही हो सकता है, शेयर होल्डर से कंसेंट ले लो जनरल मीटिंग में, तो ये काम सही हो सकता है, हम उसे अल्ट्रा वायरस नहीं बोलेंगे। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ? हो सकता है आपको इसी पॉइंट को ना हिंदी में भी लिख सकते हो, सो दैट जब आप पढ़ोगे आप रिकॉल कर पाओगे। क्या बोला मैंने, कंपनी काम कर रही है, कंपनी जो भी काम कर रही है वो कंपनीज एक्ट के अंदर है, ठीक है, लेकिन वो काम इरेगुलर तरीके से परफॉर्म हुआ है, तो वो काम सही हो सकता है कैसे, बाय गिविंग देयर कंसेंट इन जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर का कंसेंट ले लो आप यहाँ पर जनरल मीटिंग में। क्या ये डन है? काम जो सही हुआ है लेकिन उसका तरीका वो था, वो तरीका सही नहीं था, दैट परफॉर्मेंस इज इरेगुलरली। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बोला, if any act is deemed to be within the authority of company by the Companies Act 2013, कोई भी काम है वो Companies Act 2013 के अंदर ही है, तो उसे कभी भी अल्ट्रा वायरस नहीं कहलाया जाएगा, even if they are not expressly stated in MOA। मान लो आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका सबसे बड़ा कौन है, मैंने क्या बोला है, सबका मालिक कौन है, कंपनी का, कंपनीज एक्ट है। अगर कोई भी काम कंपनी कर रही है कंपनीज एक्ट के अंदर ही, तो उस काम को आप यहाँ पर अल्ट्रा वायरस ट्रीट नहीं करोगे, इवन इफ वो यहाँ पर मेमोरेंडम में मेंशन नहीं किया हो, तो भी आप उसे अल्ट्रा वायरस नहीं मानोगे कंपनी के, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर है। गिव मी अ मिनट। ओके, ये दोनों पॉइंट्स हमें क्लियर हुए, कि यहाँ तक क्लैरिटी हो गई। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, कोई भी इंसिडेंटल काम या कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट। कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट क्या, आपने ऐसा काम किया उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, जैसे तुमने सोचा कि बहुत ही दिल लगा के पढ़ोगे कंपनी लॉ में, जो मेहंदी मैम बोलेगी हम उसे फॉलो करने वाले हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, तुम्हारा एग्जाम्पशन तो 100% रहने वाला है। वैसा ही कोई भी काम किया जिसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट अगर आता है वो अल्ट्रा वायरस एक्ट का आता है, तो उसे हम इनवैलिड नहीं मानेंगे अनलेस द कंपनीज एक्ट 2013 एक्सप्रेसली उस काम को प्रोहिबिट करता है। मतलब कोई भी काम आपने किया है उसका इंसिडेंटल, उसका रिलेटेड काम या उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट आता है उस अल्ट्रा वायरस एक्ट का, तो उसे हम इनवैलिड नहीं मानेंगे अनलेस कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करता है। ध्यान से सुनना, आप कोई अल्ट्रा वायरस काम कर रहे हो, आप अल्ट्रा वायरस काम कर रहे हो, उसकी बात नहीं हो रही है ना, सुनो ध्यान से। आपने कोई भी अल्ट्रा वायरस काम किया, यानी कि अपने स्कोप से बाहर जाकर काम किया है आपने, ये अल्ट्रा वायरस काम से रिलेटेड कोई काम है, यानी कि इंसिडेंटल काम है या इसका कॉन्सिक्वेंशियल है, ठीक है, उसे हम लोग इनवैलिड नहीं मानेंगे जब तक कि कंपनीज एक्ट यहाँ पर प्रोहिबिट ना करता हो। बेटा यहाँ पर आपके अल्ट्रा वायरस काम की बात नहीं करी गई है, ये थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट बोल क्या रहा है, अगर कंपनी कोई भी अल्ट्रा वायरस काम करती है, इसका इंसिडेंटल या फिर इससे रिलेटेड कोई भी काम होता है, या ये अल्ट्रा वायरस काम किया उसकी कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट कुछ चीज आती है, उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई चीज आती है, ये चीज इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, ये चीज अल्ट्रा वायरस नहीं मानी जाएगी अनटिल एंड अनलेस आपका कंपनीज एक्ट डायरेक्टली यहाँ पर प्रोहिबिट करता होगा।
अच्छा, लास्ट पॉइंट बोलता है कोई भी एक्ट आप कर रहे हो जो कि डायरेक्टर की अथॉरिटी के बाहर है, किसकी अथॉरिटी के बाहर है, डायरेक्टर की अथॉरिटी के बाहर है, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर है, तो उसे आप बाद में शेयर होल्डर से रेटिफाई करवा सकते हो। आर्टिकल्स की अथॉरिटी के बाहर है, वो भी शेयर होल्डर से रेटिफाई हो सकता है। डायरेक्टर्स की अथॉरिटी के बाहर है, वो भी यहाँ पर शेयर होल्डर से रेटिफाई हो सकता है, राइट। लेकिन हाँ, कंपनीज एक्ट के अंदर होना चाहिए। यस यस प्रियांशी, एकदम परफेक्ट, यही बात है। तो ये चार पॉइंट्स हमें क्लियर हुए क्या? क्या ये डन 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 हो गया है हमें? क्या क्या एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के? मैं चारों पॉइंट आपको शॉर्ट में एक बार समझाती हूँ। सबसे पहले, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो विच इज़ परफॉर्म्ड इरेगुलरली, ठीक है, लेकिन वो इंट्रा वायरस है कंपनीज एक्ट के, तो उसे आप रेटिफाई करवा सकते हो। दूसरा, हमने देखा कोई भी काम है जो कंपनी के अथॉरिटी के अंदर है, ठीक है, कंपनी की अथॉरिटी के अंदर है, कंपनीज एक्ट के अंदर है, तो उसे अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा। थर्ड, कोई भी इंसिडेंटल काम है या फिर कॉन्सिक्वेंशियल काम है अल्ट्रा वायरस एक्ट का, उसे इनवैलिड नहीं माना जाएगा अनलेस कंपनी एक्ट प्रोहिबिट करता है। डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो उस केस में वो काम अगर इंट्रा वायरस है कंपनीज एक्ट के, तो यहाँ पर वो रेटिफाई हो सकता है शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेकर। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बच्चा? देखो, थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि आपकी कंपनी ना कोई भी अल्ट्रा वायरस काम कर रही है। कंपनी ने कर दिया अल्ट्रा वायरस काम, ठीक है पार्थ, कंपनी ने अल्ट्रा वायरस काम कर दिया, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस आता है, तो वो जो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट आता है उसे इनवैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि कंपनीज एक्ट डायरेक्टली प्रोहिबिट करता है किसका ये जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो यहाँ पर इनवैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर बात अल्ट्रा वायरस काम की नहीं हो रही। कंपनी ने अल्ट्रा वायरस काम किया, उसके इंसिडेंटल अगर कोई भी काम होता है, उसके कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट में कोई भी काम होता है, तो उसे इनवैलिड यहाँ पर नहीं माना जाएगा, ठीक है। संजय सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, कि अगर कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन हो जाता है तो इसका यहाँ पर इफेक्ट्स क्या आएंगे। बहुत ही सिंपल से इफेक्ट है, एंड यस इट इज इंपॉर्टेंट, देयर आर चांसेस कि आपसे पूछा जाएगा। क्या इफेक्ट अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के? सबसे पहला है, ये जो अल्ट्रा वायरस काम किया है वो शुरू से ही कैसा माना जाएगा? वॉइड ab initio माना जाएगा। हम ऐसा मानेंगे कि ऐसा कोई काम तो शुरू से हुआ ही नहीं है। कौन सा केस का रेफरेंस लिखोगे? हमारा ARC वर्सेस रिची। तो ये अल्ट्रा वायरस काम शुरू से नल एंड वॉइड ab initio माना जाएगा। क्या कंपनी के ऊपर बाउंड कर सकते हो? क्या तुम उस केस में, उस स्टोरी में ARC को बोल सकते थे नहीं नहीं ये काम तो करना ही पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, उसका मेमोरेंडम के बाहर जाकर काम कर रहे हो तो आप किसी भी कंपनी को बाउंड नहीं कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर है इफेक्ट इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब क्या होता है? इंजंक्शन में बेसिकली आप कोर्ट जाते हो, कोर्ट से ये ऑर्डर लेके आते हो। इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब किसी भी पर्सन को कोई काम करने से रोकने का ऑर्डर। मानो मैं कोर्ट गई और मैं एक ऑर्डर लेकर आई हूँ कि ये जो बच्चे हैं ना, ये लेक्चर देखते देखते सिर्फ लेक्चर ही देखे, इनका ध्यान इधर उधर ना जाए, तो मैं आपको प्रिवेंट करना चाहती हूँ डिस्ट्रैक्शन से। वैसे ही इंजंक्शन यहाँ पर क्या बोलता है, ये जो कंपनी के मेंबर्स है वो एक इंजंक्शन का ऑर्डर ला सकते हैं। वो यहाँ पर कंपनी को रिस्ट्रेन करेंगे, कंपनी को रोकेंगे कि आप कोई भी अल्ट्रा वायरस काम नहीं कर सकते हो। सो मेंबर्स यहाँ पे इंजंक्शन लाएंगे टू रिस्ट्रेन अ कंपनी कि आप कोई भी अल्ट्रा वायरस काम नहीं कर सकते हो। कंपनी को स्टॉप करेंगे, ठीक है, टू स्टॉप अ कंपनी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग जो उसके स्कोप में नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी को रिस्ट्रेन करते मतलब स्टॉप करेंगे। क्या ये दोनों पॉइंट हमें क्लियर हो गए हैं? यस आदित्य, प्रियांशी, पीहू, एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट है आपका पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर। अच्छा, कंपनी ने कोई भी काम किया है अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर, तो कंपनी खुद तो कर नहीं सकती, कंपनी के तो दो हाथ और दो पैर नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स ने बाहर किया है, डायरेक्टर्स ने ही कंपनी के थ्रू करवाया है। सो कहना इसे, अगर कंपनी ऐसा कोई भी काम करती है जो उसके स्कोप से बाहर जाकर किया है, तो वहाँ पर पर्सनल लाइबिलिटी किसकी होगी? पर्सनल लाइबिलिटी डायरेक्टर्स की होगी, क्योंकि डायरेक्टर की ये ड्यूटी बनती है कि कंपनी का जो भी कैपिटल है, कंपनी का जो भी पैसा है, वो कंपनी अपने लॉफुल बिजनेस में ही
यूज़ करे, लेजिटिमेट बिजनेस में ही यहाँ पर यूज़ करे, अपने स्कोप से बाहर जाकर यूज़ ना करे। फिर भी डायरेक्टर्स ऐसा करते हैं, कंपनी का पैसा कहीं और यूज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स लाइबल माने जाएंगे। क्या ये 3 पॉइंट क्लियर है हमें? वॉइड एब इनिशियो, अल्ट्रा वायरस काम किया है, कैसा माना जाएगा? वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। सेकेंड है इंजंक्शन, उसे रोक दिया जाएगा, पैसा काम नहीं कर सकते हो। थर्ड है डायरेक्टर्स वुड बी पर्सनली लाइबल। अच्छा, वॉइड एब इनिशियो मतलब वो शुरू से ही काम नल है, हम मानेंगे ही नहीं कि ऐसा कुछ काम हुआ है। ओके ज़ैनब, सो वो काम शुरू से ही नल माना जाएगा और कोई भी पर्सन कंपनी को बाउंड नहीं कर सकता है कि तुमको ये करना पड़ेगा। हमने केस देखा ना एआरसी वर्सेस रिची वाला, सो रिची एआरसी को बाउंड नहीं कर सकता था कि तुम्हें फाइनेंस करना ही पड़ेगा मेरा बेल्जियम लाइन, क्योंकि वो तो उसके स्कोप से बाहर है। परफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर कभी भी अल्ट्रा वायरस बोरोइंग होती है तो वो कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करती है? क्रेडिटर और डेटर वाला रिलेशन क्रिएट नहीं करती है। क्या बोलता है ये पॉइंट? ये कोई कंपनी है, ठीक है, और ये दूसरी कंपनी, कंपनी 1, कंपनी 2। कंपनी 1 ने क्या किया है? कंपनी 1 ने ना पैसा ले लिया है। कंपनी 1 ने किससे पैसा ले लिया है? अल्ट्रा वायरस अपनी लिमिट से बाहर जाकर बोरो कर दिया है। लेट्स अज्यूम 20 लाख बोरो कर दिया है। अभी ये ना रीपे नहीं कर पा रही है कंपनी 2 को, राइट? तो यहाँ पर बोला गया है ये जो भी अल्ट्रा वायरस बोरोइंग है, अगर आप अपने स्कोप से बाहर जाकर उधार करते हो, बोरो करते हो, तो आप दोनों के बीच में डेटर और क्रेडिटर वाला कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं होगा। मतलब इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ, अच्छा मैं तुम्हें ना कंपनी का नाम चेंज कर देती हूँ। जैसे हम लेते हैं, ये है हमारी होशियार लिमिटेड, और ये क्या है? हमारी डफर लिमिटेड, ठीक है। अभी होशियार लिमिटेड की बोरोइंग की लिमिट होती है कि आप कितना बोरो कर सकते हो। लेट्स अज्यूम 5 लाख बोरो कर सकती थी, लेकिन इसने ना 25 लाख बोरो कर दिया है। तो कहने से इसने जो बोरो किया है वो अपने लिमिट से बाहर जाकर बोरो किया है। अल्ट्रा वायरस बोरोइंग हो गई है यहाँ पर। इसने 25 लाख रुपए बोरो कर दिए डफर लिमिटेड से। अभी ये रीपे नहीं कर पा रही है, तो क्या डफर लिमिटेड कुछ कर पाएगी? क्या वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब भी इसने अल्ट्रा वायरस बोरोइंग करी तो यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन ही क्रिएट नहीं होता है। और जब डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट नहीं होता है तो कौन सा पैसा कैसा पैसा? तो अगर आप आपके लिमिट से जहाँ जाके बोरो करते हो तो कोई भी रिलेशन क्रेडिटर और डेटर वाला यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। नहीं पीहू, देखो बेटा वो इलीगल क्यों नहीं होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? आप जब भी किसी भी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ना है। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि कंपनी की कितनी लिमिट है, कंपनी की कितनी ड्यूटी है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा कंपनी की बोरोइंग कितनी और फिर भी आपने पैसे दे दिए तो ये तुम्हारी गलती है, ये कंपनी की गलती नहीं रहेगी, ठीक है, समझे? डायरेक्टर्स तो लाइबल होंगे, यस यस आदित्य सोनी, डायरेक्टर्स वुड बी लाइबल, है ना, कंपनी लाइबल नहीं होगी। मैंने बताया था पहले भी क्या देखा, पर्सनल लाइबिलिटी है डायरेक्टर्स की, कंपनी वुड नॉट बी लाइबल, ठीक है। अभी देखो ना, हम रास्ते से जा रहे थे और बोर्ड लगा हुआ था कि ध्यान से स्पीड कम कर लो, आगे गड्ढा है, लेकिन हमने देखा नहीं, हम गिर गए। तो क्या तुम केस कर सकते हो किसी और पे कि ऐसे कैसे बीच रोड पे गड्ढा कर दिया है? केस कर सकते हो, डैमेज क्लेम कर सकते हो? नहीं, उन्होंने उनका काम किया, उन्होंने बोर्ड लगाया, तुमने नहीं पढ़ा, ये तुम्हारी फॉल्ट है, ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, इसी से रिलेटेड ये हमारा 6th पॉइंट पहले पढ़ते हैं, अल्ट्रा वायरस ग्रांट्स एंड गारंटीज। अच्छा, यहाँ पर बोला गया ये जो डायरेक्टर्स है कभी भी अनऑथोराइज ग्रांट नहीं कर सकते हैं। ग्रांट्स मतलब किसी को कुछ देना। सो अल्ट्रा वायरस अपने स्कोप से बाहर जाके ग्रांट नहीं कर सकते अनलेस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, यही चीज़ को प्रमोट करना है, और जो भी आप ग्रांट दे रहे हो वो कंपनी के ऑब्जेक्ट के लिए है। डायरेक्टर्स ना गारंटी देते हैं कभी कभी किसी को कि हम गारंटी देते ये नहीं पे करेगा तो
हम पे कर देंगे। तो कभी भी अगर आप ऐसा कोई काम कर दो जो अल्ट्रा वायरस अपने स्कोप से बाहर जाकर किसी को कुछ पैसा दे रहे हो, किसी की गारंटी दे रहे हो, तो वो अल्ट्रा वायरस ही हमेशा माना जाएगा। आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, सबसे पहली बात। और अगर करते हो तो आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही यही होना चाहिए, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही यही है, दान पुण्य करने का। तो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है कंपनी का वो है टू प्रमोट द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी, तो आप कर सकते हो। या फिर अगर आप किसकी ग्रांट की वजह से, ये जो ग्रांट है कंपनी का बिजनेस को कैरी करने के लिए जरूरी है, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है उसको कैरी ऑन करने के लिए जरूरी है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। जस्ट गिव इट अ रीड, एक बार रीड करो ताकि और क्लैरिटी होगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशी। डन हुआ हमें? ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम चाहते हैं अल्ट्रा वायरस टॉर्ट। ये क्या बोलता है अल्ट्रा वायरस टॉर्ट, मतलब क्या? टॉर्ट होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। टॉर्ट मतलब होते हैं सिविल रॉन्ग। कभी भी अगर किसी इंडिविजुअल के साथ गलत हो रहा है, सोसाइटी एट लार्ज के साथ नहीं, इंडिविजुअल के साथ गलत हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टॉर्ट। अच्छा, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है इसका डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब क्या? किसी भी पर्सन की रेपुटेशन पे अटैक करने का, किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलना या रिटर्न में कुछ भी उल्टा सीधा देना जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डाउन होती है, उसे हम बोलते हैं डिफेमेशन। ये एक एग्जाम्पल हो जाता है हमारे टॉर्ट का। यहाँ पर बोला गया है कंपनी कभी भी लाइबल नहीं होगी जो भी टॉर्ट अगर करते हो उसके ऑब्जेक्ट के बाहर जाकर। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन ने, कंपनी का कोई पर्सन है, कंपनी के किसी पर्सन ने ना टॉर्ट कमिट किया है, डिफेमेशन किया है, तो उसके लिए क्या कंपनी लाइबल होगी? नहीं, कंपनी यहाँ पर लाइबल नहीं होगी। लेकिन यस, अगर आपको कंपनी को लाइबल करवाना है, इफ यू हैव टू मेक द कंपनी लाइबल फॉर द टॉर्ट या क्राइम जो उसके एम्प्लॉय ने करे हैं, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो भी टॉर्ट हुआ है वो कब हुआ है, इन द कोर्स ऑफ एन एक्टिविटी हुआ है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम में थी। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो और कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर की एक्टिविटी, उस दौरान आपने अगर किसी पर्सन को कुछ भी बोला है तो उसके लिए हम कंपनी को लाइबल रखवा सकते हैं। एंड सेकेंडली, वो एक्टिविटी आपके एम्प्लॉय ने करी होनी चाहिए एंड विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो तभी हुई होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे और एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं, जैसे कि मैम बैटरी हो गया, असॉल्ट हो गया, एकदम परफेक्ट हो लो बेटा। बैटरी या असॉल्ट मतलब क्या हुआ? असॉल्ट मतलब किसी को डराना, किसी को धमकाना कि मार दूंगा मार दूंगा, ठीक है। बैटरी मतलब एक्चुअली वो काम कमिट कर देना, मैं जा रही हूँ, चलते चलते मैंने किसी को एक लगा दी तो मैंने बैटरी कमिट किया है। तो कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय ने ऐसे किसी को मार दिया है या उसे थ्रेटन किया, उसे डराया है, तो सबसे पहली बात तो वो पर्सन खुद लाइबल होगा। अगर आप चाहते हो आप कंपनी को भी लाइबल यहाँ पर रह हो, तो फर्स्टली आपको ध्यान रखना है वो जो भी टॉर्ट कमिट हुआ है वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एक्टिविटी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है उसी दौरान हुआ है। सेकेंडली, वो पर्सन कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसने ये करना होना चाहिए। मान लो ये पर्सन बाहर चला गया है ना, ऑफिस टाइम खत्म हो गया, बाहर चला गया और बाहर जाकर उसने किसी के साथ बैटरी और असॉल्ट किया, वो पर्सन खुद लाइबल होगा, कभी भी कंपनी लाइबल नहीं रहेगी। लेकिन कंपनी के अंदर ही बहुत ही उसको ऐसा सोच रहा था कि नहीं बस अपन अभी तो कुछ करे यार, हाथ में बहुत खुजली चल रही है, और उसने लेकर क्या कर दिया, ऐसे 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 डिशुम डिशुम स्टार्ट कर दिया है। इन दैट केस यहाँ पर वो माना जाएगा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट पर्सन वुड बी लाइबल, और साथ में कंपनी भी लाइबल मानी जाएगी। क्या ये क्लियर है हमें? क्या ये क्लियर है? अच्छा, तो हमने क्या क्या इफेक्ट पढ़े। सो अगर आप कभी भी अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन में एंटर करते हो तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? सबसे पहला इफेक्ट यह होगा वो ट्रांजेक्शन वॉइड आप इनिशियो कहलाएगा, इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हो एंड डायरेक्टर्स वुड बी पर्सनली लाइबल। तो क्या देखा है हमने? VIP
अरे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं रे बाबा, वॉइड एब इनिशियो इंजंक्शन पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। सो VIP तो हमने देख लिया कि फैक्ट। फिर U से बहुत सारे हैं। U से क्या बोला, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग, अल्ट्रा वायरस ग्रांट और अल्ट्रा वायरस टॉल्ट। ठीक है, तो TGB करके भी आप इसे याद कर सकते हो, UTGB। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे इफेक्ट हो गए अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन्स के। क्या ये क्लियर है? क्या ये हेडिंग दिमाग के अंदर गई क्या? VIP, अल्ट्रा वायरस टॉल्ट, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग, अल्ट्रा वायरस ग्रांट एंड गारंटीज। 6 के 6 इफेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा इम्प्लाइड पावर्स। इम्प्लाइड पावर्स मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड पावर्स मतलब अरे ये तो है ही, हमको पता है, ये तो नॉर्मल है, ये पावर तो कंपनी के पास होगी ही। लेकिन यहाँ पर बात इम्प्लाइड की नहीं करेगी, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी पावर्स है जो कंपनी के पास इम्प्लाइड नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लेते कि इम्प्लाइड पावर्स मतलब क्या होता है। हर एक कंपनी के पास ना कुछ पावर्स होती है जो कि इम्प्लाइड होती है। ठीक है, जैसे कि क्या पावर्स हो सकती है, किसी भी एजेंट को अपॉइंट करना या एजेंट के थ्रू यहाँ पर काम करने का पावर हो सकता है। ठीक है, अगर वो ट्रेडिंग कंपनी है तो उसके पास पावर हो सकती है बोरो करने की या सिक्योरिटी देने की, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। तो ये कुछ नॉर्मल पावर्स होती है, इसे हम इम्प्लाइड पावर्स बोलते हैं। क्वेश्चन कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि कंपनी की इम्प्लाइड पावर्स क्या है, जबकि क्वेश्चन ये है कि कंपनी की कौन सी पावर्स इम्प्लाइड नहीं मानी जाएगी। सो लेट्स सी कि कंपनी की ऐसी कौन सी पावर्स है विच आर नॉट इम्प्लाइड। ये इम्प्लाइड नहीं, कंपनी को ऐसा कुछ करना है तो उसे रेजोल्यूशन पास कराना होगा, उसे डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए होगी, उसे शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होगी। सबसे पहला, अगर आपकी कंपनी, लेट्स अज्यूम कि हमारी एक ही कंपनी है, वर्ल्ड फेमस कंपनी है ये, अरे ये वर्ल्ड फेमस कंपनी है हमारी गोलमाल लिमिटेड। तो गोलमाल लिमिटेड क्या करना चाहती है, कोई बिजनेस अक्वायर करना चाहती है। तुम्हारी कंपनी का बिजनेस अक्वायर करना चाहती है जो सिमिलर है हमारे बिजनेस से। कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस अक्वायर करना चाहती है तो वो इम्प्लाइड पावर्स नहीं है, उसे यहाँ पर रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहला, अगर आप अक्वायर करना चाहते हो बिजनेस, ठीक है, अगर आपकी कंपनी किसी भी अग्रीमेंट में एंटर करना चाहती है किसी दूसरे पर्सन के साथ, अग्रीमेंट में क्यों एंटर करना चाहती है, अरे साथ में मिलकर पार्टनरशिप करना चाहती है, या फिर अपना जॉइंट वेंचर करना चाहती है, या फिर कोई और अरेंजमेंट में एंटर करना चाहती है, तो उस केस में भी ये पावर इम्प्लाइड मानी नहीं जाएगी। हम किसी और कंपनी में यहाँ पर शेयर्स लेना चाहते हैं जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है, हम शेयर्स लेना चाहते हैं, ये पावर भी इम्प्लाइड मानी नहीं जाएगी। सो व्हाट आर दीज 3 पावर्स? आप किसी भी कंपनी का बिजनेस एक्वायर करना चाहते हो सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली, पार्टनरशिप में या जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में एंटर करना चाहते हो, या फिर शेयर्स खरीदना चाहते हो दूसरी कंपनी के जिनका सिमिलर ऑब्जेक्ट है, या फिर तो आप दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, या फिर उन्हें फाइनेंशियली यहाँ पर हेल्प करना चाहते हो। फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो मैम, मतलब आप पैसे देकर उन्हें फाइनेंशियली यहाँ पर हेल्प करना चाहते हो। बेटा मेमोरेंडम में भी लिखा होगा ना पीहू, तो कर सकते हो, मैं करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा कंपनी कर सकती है, लेकिन ये एक ऐसा काम है ना जिसके लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए होगा, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होगा। तो पहले अप्रूवल ले लो, फिर तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, अगर कंपनी कोई भी चीज़ को सेल करना चाहती है कंपनी की, या फिर डिस्पोज ऑफ करना चाहती है, मान लो ये जो कंपनी है वो सेल करना चाहता है कि ये वाला जो अंडरटेकिंग है, ये वाली जो जगह है हम उसे सेल कर देते हैं, तो यहाँ पर भी उसे परमिशन चाहिए होगी। कंपनी अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए फंड को यूज़ करना चाहती है, कंपनी सोच रही बहुत पैसा है यार, बहुत पैसा है हमारी गोलमाल लिमिटेड में, क्या करते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल पर्पस के लिए पैसे को दे देते हैं, तो करो ना, करने में मनाही नहीं, बट यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर। पहले शेयर होल्डर की परमिशन लो, फिर तुम ऐसा कर सकते हो। कंपनी अगर गिफ्ट देना चाहती है, डोनेशन करना चाहती है चैरिटेबल फंड में या किसी और फंड में, तो भी यहाँ पर आपको अप्रूवल चाहिए होगी। आपकी कंपनी श्योरिटी या फिर गारंटियर बनना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल प्रियांशी गई कहीं लोन लेने,
लोन नहीं दे रहे। तो प्रियांशी मुझे बोलती दीदी आप चलो ना, आप मेरे बिहाफ पे गारंटी दे देना, आपकी तो कंपनी। मैंने कहा अरे अपनी गोलमाल लिमिटेड को अपन गारंटियर बना देते हैं। सो अगर गोलमाल लिमिटेड गारंटियर की तरह काम करती है या श्योरिटी की तरह एक्ट करती है तो भी अप्रूवल चाहिए होगा। सो ये काम करने के लिए मना नहीं किया गया है, बस इतना सा बोला गया अगर आप ये काम करते हो यू हैव टू टेक अप्रूवल। अभी धीरे धीरे आप पार्ट बी में देखोगे कि कौन से काम के लिए कौन से रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या 100% रेजोल्यूशन, वो हम देखेंगे। एक ही साथ हम सब कुछ नहीं देख सकते, राइट। सो धीरे धीरे थोड़ा टाइम दो, अपने आप को समझने की कोशिश करो, एंड डे बाय डे ग्रेजुअली यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ये मोटिव मेरा भी है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, इट्स माई ओनली मोटिव कि आपके दिमाग में ना एकदम क्लियर बैठना चाहिए चीज़ों को, कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड वो बैठेगा, बिलीव मी वो होगा, ठीक है। अभी तक हो ही रहा है। लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक, तो हम एक एक चीजों को ना लॉजिकली देखेंगे, ठीक है। क्या ये क्लियर है? अच्छा, ऐसे कैसे क्लियर है, याद करे बिना हम ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी पावर्स है जो इम्प्लाइड नहीं है? बिजनेस अक्वायर करना, पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर में एंटर करना। अरे बोलो बोलो बोलो, आईज क्लोज और मेरे साथ बोलो, ठीक है। घर पे सबको पता चलना चाहिए कि हम कितना पढ़ रहे हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव देना है ना हमें जून 25 में, जोरों शोरों से तैयारी होनी चाहिए, राइट। अच्छा, कोई भी बिजनेस अक्वायर करना चाहते हो, ठीक है, पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में एंटर करना चाहते हैं हम, या फिर हमें ना किसी और कंपनी का शेयर्स यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है, या फिर आप पॉलिटिकल पर्पस के लिए फंड यूज करना चाहते हो, चैरिटी पर्पस के लिए गिफ्ट देना चाहते हो, किसी को डोनेशन करना चाहते हो आप, या फिर आप क्या करना चाहते हो, किसी कंपनी को प्रमोट करोगे फाइनेंशियली, अपनी कंपनी की कोई भी अंडरटेकिंग को बेचना चाहते हो या डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो यहाँ पर। एंड लास्टली अगर आप श्योरिटी या गारंटियर की तरह काम करते हो तो ये सारी इम्प्लाइड पावर्स नहीं है। क्या ये क्लियर है? क्या ये हमें समझ भी आया है और दिमाग में गया भी है? क्या ये डन हुआ है? परफेक्ट, ऑसम। अच्छा, ये क्या बोला? लोन्स, बोरिंग्स, गारंटीज एंड अल्ट्रा वायरस रूल। ये अल्ट्रा वायरस रूल किससे रिलेटेड बात कर रहा है? लोन्स, बोरिंग्स एंड गारंटीज से रिलेटेड। जरा देखना, ये क्या वही पॉइंट्स है जो हमने अभी पढ़ा है? गिव इट अ रीड। बच्चा लोग, जब मैं आपको रीड करने की बोलूँ तो रीड ही करना है, राइट। मेरे को देखना है कि आप कैसे इंटरप्रेट कर पाते हो इस चीज़ों को, ठीक है। तो एक बार रीड करो। क्या हमने रीड किया बेटा? अच्छा, क्या बोलता है ये पॉइंट? अगर कंपनी कुछ भी अपने लिमिट से बाहर जाकर बोरो करती है तो वो डेटर और क्रेडिटर वाला रिलेशन क्रिएट नहीं होगा। सो एक अल्ट्रा वायरस वॉर्निंग डज नॉट क्रिएट द रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। यही देख रहे थे हम, कभी भी डेटर और क्रेडिटर वाला रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट नहीं होता। इन केस कंपनी ने ना डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, जो बाहर वाले बाकी पब्लिक होती है, कंपनी ने उससे डिपॉजिट एक्सेप्ट किए। ये जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए वो उसके स्कोप से बाहर था, अपने मेमोरेंडम के स्कोप से बाहर था। तो उस केस में क्या होगा? क्या वहां पर भी डेटर और क्रेडिटर वाला रिलेशन क्रिएट होगा? क्या नहीं, वहां पर भी रिलेशन क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज इट वॉज आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम। अच्छा, अगर कंपनी को ऑर्डर किया जाता है वाउंड अप करने के लिए तो क्वेश्चन ये आया, क्या ये जो डिपॉजिटर्स है जिन्होंने कंपनी को पैसे दिए, अपने डिपॉजिट्स दिए, क्या उन्हें हम क्रेडिटर की तरह कंसिडर करेंगे? क्या विल दे बी कंसिडर्ड एज अ क्रेडिटर्स? ये क्वेश्चन माया गया था। सो क्या उसे हम क्रेडिटर की तरह कंसिडर करेंगे? नहीं, उन्हें क्रेडिटर की तरह कंसिडर किया नहीं जाएगा, बिकॉज इट वॉज आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम। कोर्ट ने यहाँ पर बोला जो रिलेशनशिप है डेटर और क्रेडिटर वाला, या कंपनी और डिपॉजिटर्स के बीच में, वो डेटर और क्रेडिटर वाला नहीं है। क्या बोला कोर्ट ने?
the relationship between the company and the depositors, it is not that of debtor and creditor वाला relation नहीं है. क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ एक ही reason है, because it was ultra virus the borrowings, it was the outside the scope of its memorandum. ठीक है. अच्छा, लेकिन अगर ये जो लेंडर है उसने अमाउंट क्यों दिया था? किसी भी लॉफुल एक्सपेंस के लिए दिया था, तो बाद में वो रिकवर कर सकता है, बिकॉज वो लॉफुल एक्सपेंस के लिए उसने कुछ पैसा दिया था, तो वो रिकवर हो जाएगा. अदरवाइज ये डिपॉजिटर्स कभी भी डेटर क्रेडिटर वाला रिलेशन क्रिएट नहीं होगा. अगेन दैट्स इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये ऐसा पॉइंट है ना, जब आपको केस लॉ में पूछा जाएगा तो हो सकता है आपका माइंड कंफ्यूज हो जाए कि मैम हमें लग रहा है कि ये सही है यार, डेटर क्रेडिटर वाला रिलेशन होगा, डिपॉजिटर्स के साथ क्यों गलत हो रहा है. लेकिन नहीं नहीं नहीं, दिल की मत सुनना, दिमाग के सुनना, और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. राइट. अच्छा, यहां तक कोई भी डाउट है क्या हमें? यहां तक क्या एकदम क्लियर है? एक और टॉपिक देखेंगे हम, विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो. ये क्या बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो? ये बोलता है कंपनी जो है वो कंपनी अलग है और कंपनी को बनाने वाला अलग है. ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे 11th-12th के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंपनी अलग और कंपनी को बनाने वाला अलग है. ये यही बोलता है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ये जो कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके शेयर होल्डर्स और उसके डायरेक्टर्स. ये ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑल्टर ईगो का मतलब होता है अदर आई, है ना. हम अलग अलग हैं, अरे हम दोनों हैं अलग अलग, हम लोग एकदम अलग अलग है. ये बोलता है कंपनी अलग है और कंपनी को बनाने वाले भी अलग माने जाएंगे. ये प्रिंसिपल यहाँ पे रिलीफ देता है शेयर होल्डर्स को और डायरेक्टर्स को. उन्हें लायबल नहीं माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है. उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है यहाँ पर. कौन लायबल माना जाएगा, कब लायबल माना जाएगा, ये डिपेंड करता है केस टू केस पे. लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो किसके ऊपर बेस्ड है? कि अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी करी है तो उस केस में हम फिर तुम लोगों को एक मानेंगे. जनरली तो क्या बोलते हैं, दोनों अलग अलग हो, लेकिन किसी ने कुछ तो गलत काम किया है, तो ये जो शेयर होल्डर्स है, ये जो कंपनी, अब उन्हें एक मानेंगे. ये जो बीच में इनके बीच में ये जो पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दे को उठाएंगे, ये कॉर्पोरेट व्हील को उठाएंगे. सो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है? कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर बेस्ड है. अभी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, दीदी कॉर्पोरेट व्हील क्या? ये कंपनी है, कंपनी को बनाया है इन शेयर होल्डर्स ने, इन मेंबर्स ने, इन डायरेक्टर्स ने. तो जनरली कंपनी अलग है, ये मेंबर्स अलग है. लेकिन अगर कुछ ऐसा काम हुआ है विच इज फ्रॉड्यूलेंट, तो इनके बीच में जो पर्दा लगा हुआ है, जो कॉर्पोरेट व्हील लगा हुआ है, इसे उठाया जाएगा. ये देखो, ये उठ गया है, और इन लोगों को क्या माना जाएगा? इन्हें सेम माना जाएगा, वन एंटिटी माना जाएगा. क्या ये क्लियर है? देखो, वेल मतलब जनरली क्या होता है, बीच में पर्दा लगा हुआ है ना. हम ऐसा समझते हैं कि कंपनी को अगर मैंने बना दिया है, तो एक बार कंपनी बन गई है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि कंपनी अलग है और कंपनी का यहाँ पर मेंबर्स अलग है, शेयर होल्डर्स अलग हैं, हम इन्हें अलग अलग मानते हैं. लेकिन अगर ये शेयर होल्डर कंपनी के पर्दे के पीछे बैठ के कुछ गलत काम कर रहा है और बोल रहा है लाइबल तो कंपनी है, तो ये तो गलत बात है ना रे बाबा. तो इसलिए बोला गया ये जो व्हील है वो उठाया जाएगा और उन लोगों को एक ट्रीट किया जाएगा. अच्छा, आप लोगों को पपेट्स पता है? पपेट शो देखा है कभी हमने? अरे कठपुतली का शो, तो उसमें क्या होता है, कठपुतली के शो में? ये मान लो कठपुतलीज है ना, ये कठपुतलीज है, ठीक है. तो ये कठपुतलीज अपने आप तो करती नहीं है, पीछे कोई पर्सन होता है जो बेसिकली इन्हें डायरेक्ट करता है, उन्हें डांस करवाएगा, ठीक है, वो चलेंगे करेंगे. सो कहना इसे, ये लोग कैसे चल रहे हैं, इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है? पूरा का पूरा इनके पीछे जो पर्सन है वो कंट्रोल कर रहे हैं. बिहाइंड द जो पर्सन है वो इन्हें कंट्रोल यहाँ पर कर रहे हैं. सो वही चीज हो गई है हमारे लिए. तो ये अलग है और ये अलग है ना. तो वैसे ही कंपनी अलग है, कंपनी को बनाने वाला अलग है. लेकिन 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 मान लो ये कठपुतली क्या करती है, ये कठपुतली के थ्रू कोई पर्सन को ना ऐसा शूट हो जाता है ना, कोई कठपुतली के थ्रू शूट हो जाता है, तो क्या तुम कठपुतली को लाइबल ठहराओगे? क्या नहीं. हम इन्हें एक कंसीडर करेंगे, जो इस कठपुतली को कंट्रोल कर रहा था, जो इस कठपुतली को गवर्न कर रहा था, इस
पपेट को गवर्न कर रहा था वो क्या माना जाएगा, वो ही लाइबल माना जाएगा. दे बोथ विल बी कंसिडर्ड एज वन एंटिटी. Likewise, if any director or shareholder has done something wrong or any of the fraudulent activities, then in that case the company and the director and shareholder will be considered as one entity. उन्हें अलग नहीं माना जाएगा. Shareholders ऐसा नहीं बोल सकते it is not our fault, ये तो कंपनी ने किया है, वो अपनी लाइबिलिटी से दूर नहीं हो सकते. तो इस केस में द कॉर्पोरेट व्हील बिटवीन द कंपनी एंड द डायरेक्टर्स विल लिफ्ट. क्या हमें ये क्लियर है? क्या ये थोड़ा समझा हमें? अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील ना हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे. क्या ये डन 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 एकदम क्लियर हुआ है हमें? अच्छा, अभी कुछ नॉलेज की बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ. समझते हैं हम कुछ चीज़ों को विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपके आने वाले चैप्टर में ही हम देखने वाले. सी बच्चा लोग, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होती है आप आगे देखने वाले हो, ठीक है. सबसे पहला, अगर ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है उससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कहाँ जाओगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाओगे. ये क्या है बच्चा? ये एक वेबसाइट है ना, इसमें सारी डिटेल्स मिलेगी. ये जो वेबसाइट है जिसे हम शॉर्ट में MCA भी बोलते हैं, ये वेबसाइट बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्न करता है सारी की सारी कंपनीज को, और आपकी जो LLPs होती है उन्हें गवर्न करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. सेकेंडली, एक टर्म आप देखने वाले हो ROC, जिसे बोला जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. अभी समझना ये ROC कैसा है, ठीक है. आपकी कंपनी में कुछ भी हो रहा है, अरे एक पत्ता भी हिल रहा है तो किसको पता होना चाहिए? यहाँ पे ROC को होना चाहिए पता. जैसे बचपन में मम्मा पापा बोलते थे ना, बेटा बेटा तुम हमें ना अपना दोस्त समझो, तुम्हें कुछ भी हो रहा है तुम्हारी लाइफ में तुम सबसे पहले आके मुझे बताना, ठीक है. किसी न किसी ने तो सुना ही होगा अपने बचपन में कि हमें ना फ्रेंड की तरह कंसिडर करना, या फिर गलती से तुमने फ्रेंड की तरह कंसिडर कर दिया, तुमने अब ये बात बताई मम्मी को, अभी ये जो मम्मा है ना वो जाके तुम्हारे पापा को 101% बताएगी. मम्मी के बाद में, मम्मी के पेट में नहीं टिकती है कोई बात, ठीक है. तो मम्मा जाके किसको बताने वाली? पापा को बताने वाली कि ऐसा ऐसा हुआ है. वैसे ही ये कंपनी ऐसी है, कंपनी हमारे मम्मी की तरह है. कंपनी में कुछ भी हो रहा है, कंपनी जाके किसको बताने वाली? ROC को बताने वाली. मतलब क्या बच्चा लोग, आप आगे देखोगे कि कंपनी में कुछ भी हो रहा है रिलेटेड टू द कंपनी, कि रेजोल्यूशन पास हो रहा है या हम कुछ भी चीज़ कंपनी में कर रहे हैं, लोन्स बोरोइंग्स गारंटीज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें ROC को बतानी पड़ेगी, विच इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है. क्या बोला जाता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ये सभी हम पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन मैं तुम्हें ब्रीफ बता रही हूँ. अगर अभी समझ आ गया तो आगे इशू बिल्कुल नहीं आएगा, वरना तुम सोचते ही रह जाओगे कि ROC क्या होता है, MCA क्या होता है यहाँ पर, ठीक है. तो ये क्या हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रहता है. अच्छा, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी एप्लीकेशन कहाँ भेजेगी? इधर ROC के पास भेजती है. सो ROC बिल्कुल ध्यान रखता है, रजिस्टर करने से लेकर हर चीज़ करने का काम किसका? ROC का. कंपनी बंद होना चाहती है तो भी एप्लीकेशन कहाँ भेजेगी? वो ROC को भेजेगी बंद होने के लिए. कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती तो भी एप्लीकेशन यहाँ पर भेजेगी. अच्छा, तो हर एक चीज़ से रिलेटेड एप्लीकेशन कहाँ जाती है? ROC के पास जाती है, और ये क्या है हमारा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ROC के ऊपर ना एक और कोई है. कौन है ROC के ऊपर? एक और एंटिटी है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर RD, विच इज रीजनल डायरेक्टर. ये जो RD है ये किसे रेगुलेट करता है? ये RD रेगुलेट करता है आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को
और ऑफिशियल लिक्विडेटर को ये रेगुलेट करता है। यहाँ पर ये आरओसी के भी ऊपर है। ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो अपॉइंट होता है। आपकी कंपनी अब बंद होने वाली है, उसे हम बोलते हैं लिक्विडेट होने वाली है, तो एक पर्सन अपॉइंट होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर जो कंपनी के सारे एसेट्स को बेचेगा और अपनी लाइबिलिटीज को यहाँ पर पे ऑफ करता है। तो उन्हें रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरडी यानी कि रीजनल डायरेक्टर। यस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक अथॉरिटी है बेटा। अच्छा सुन है ना, मैं आप लोगों को ये वेबसाइट भी दिखाऊंगी कि कैसी आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट होती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा फिर आप एक और टर्म यहाँ पर पढ़ोगे, एनसीएलटी। क्या होता है एनसीएलटी? एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अच्छा बाकी हमारे कुछ भी केसेस होते तो आपने सुना होगा कहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ये सुना है हम सभी ने। कुछ भी केसेस होंगे तो हम इन कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो भी केसेस है, जो भी सारे मैटर्स है, वो कहाँ जाते हैं? वो किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जाते, वो इधर जाते, इन ट्रिब्यूनल में जाते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो कहने से कंपनी से रिलेटेड जो सारे मैटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाने वाले हैं। ये एक ट्रिब्यूनल है, इट इज ऑल्सो लाइक अ कोर्ट। तो जो भी सारे मैटर्स है वो एनसीएलटी में जाएंगे। एनसीएलटी ने डिसीजन दिया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो एनसीएलटी के डिसीजन से, तो आप आगे अपील कर सकते हो। अपील कहाँ करोगे? एनसीएलएटी में। ये क्या होता है मैम? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। कौन सा ट्रिब्यूनल है? अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या ये क्लियर हुआ है? हमें समझ आया? कहाँ जाएंगे हम? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। और यहाँ पर खत्म होता है हमारा एक और टॉपिक विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कौन कौन सी अथॉरिटीज होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डन है ये? ओके दैट इज इट अबाउट टुडेज लेक्चर। हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं देखेंगे, इतना है हमारे आज के लेक्चर के लिए। लेकिन जाने से पहले आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन। एक पास्ट ईयर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, वो आप लोग देखेंगे। अच्छा इफ़ यू वांट तो मैं आपको वो क्वेश्चन करवा भी सकती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन of indoor management also explain the exception of forgery and negligence। ठीक है। सो ये हमारा ना पास्ट ईयर क्वेश्चन था, राइट? ये आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन था, इट वाज अबाउट 5 मार्क्स। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जनरली ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके चैप्टर नंबर 1 से। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ यू आर गोइंग टू आंसर इट, कैसे आंसर करने वाले हो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, दैट्स वाई मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसे कैसे आंसर करने वाले हैं। सबसे पहला ये है, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर बताओ, ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किससे प्रोटेक्ट करता है? सबसे पहले बता दो, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, फटाफट कॉपी निकालो, पेन निकालो एंड राइट द आंसर्स। ठीक है, आप लोगों के डाउट्स मैं लेती हूँ, लास्ट में सभी के डाउट्स लूंगी। एक बार देखो कि आंसर्स को कैसे लिखा जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू राइट द आंसर्स। देखो मेरे को पता है तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें याद भी हो रहा है लेक्चर के साथ साथ, लेकिन एग्जाम में लिखना है ना बाबा, तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है। इट्स द फर्स्ट क्लास, दैट्स वाई मैं आपको समझा रही हूँ कैसे लिखते हैं, अदरवाइज आपको ही हर बार लिखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट protects the outsider
अगेंस्ट द कंपनी। अभी इसमें बहुत ही मस्त पॉइंट ये है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम सभी को केस लॉ पता है यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर केस लॉ का नाम लिख सकते हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइडर को अगेंस्ट द कंपनी, एज द आउटसाइडर्स आर ओनली बाउंड to know the external position of the company, ठीक है, और उन्हें नहीं पता होता अंदर क्या चल रहा है। टू नो द एक्सटर्नल पोजिशन ऑफ द कंपनी इन नॉट द इंटरनल अफेयर्स। अच्छा, अभी आप कैसे बताओगे कि आपको पता है कि इसका केस लॉ क्या है? ठीक है, जो भी आंसर लिखोगे यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन पॉइंट्स, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कर दिया है। सेकंड आप लिखोगे दिस डॉक्ट्रिन was discussed in the case of कौन सा केस था हमारा? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुडकांड। हो सके जितना आपको ना कैप्स में लिखना है, यानी कि इस तरह से लिखना है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुडकांड, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन डिस्कस हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कान में, जहाँ पर क्या डिसीजन आया था कोर्ट का कि ये जो पर्सन है वो ऐसा मानेंगे कि कंपनी में सारी चीज़ें सही हो रही है, दे विल डील इन गुड फेथ। ये आप ऐड कर लेना यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आप क्या लिखने वाले हो? एक्सेप्शंस देखो, थर्ड एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन। इन्होंने साफ साफ बता दिया कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है। अच्छा, ट्राई टू राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस 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 प्रियांशी, यहाँ पर हमें पता है एक्सेप्शंस क्या है, बट इफ यू विल सी साफ साफ बोल रखा है आपको दो ही एक्सेप्शंस यहाँ पर एक्सप्लेन करने, ठीक है, फॉर्जरी और नेग्लिजेंस। तो हमें क्या एक्सप्लेन करना है? सबसे पहला फॉर्जरी। अच्छा, फॉर्जरी में आप क्या एक्सप्लेन करोगे? याद करो, हमने फेक सिग्नेचर वाला देखा था जहां पर साइन किसी और ने कर दिए थे। तो यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, इन केस ऑफ फॉर्जरी देयर विल बी नो प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर। क्यों आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं है? एज देयर इज नो कंसेंट, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है जिसने साइन किया है उसको तो पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ है, तो यहाँ पे कंसेंट है ही नहीं। एज देयर इज नो कंसेंट ऑफ द पर्सन सो एज देयर इज नो कंसेंट ऑफ द पर्सन, बट लेकिन जो पर्सन है हु सफर्ड, उसे हम डैमेजेस यहां पर देंगे। अच्छा, साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? फेक सिग्नेचर वाला केस एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, हमें केस का नाम नहीं पता, नो वरीज, आप यहाँ पर लिख दो इन वन ऑफ द केस, ठीक है, इन वन ऑफ द केस
मैंने क्या बोला, आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए, ठीक है। इन वन ऑफ द केस, याद करो वो श्योर सर्टिफिकेट वाला केस था, ठीक है। अ श्योर सर्टिफिकेट was signed by a CS, जिसने अपने साइन के साथ साथ दोनों डायरेक्टर्स के भी साइन कर दिए थे। A share certificate was signed by a CS who also signed for two directors, later discovered that there was no consent of director, कोई भी कंसेंट नहीं थी डायरेक्टर की, तो एंड दैट इज वाई श्योर ट्रांसफर नहीं हुआ है। लेटर डिस्कवर देयर वाज नो कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड हेंस ये ट्रांजेक्शन कैसा माना जाएगा, दिस श्योर ट्रांसफर विल बी कंसिडर्ड एज नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड माना जाएगा। क्या ये आपको समझ आया है? परफेक्ट प्रियांशी, परफेक्ट। अच्छा, बी वाला कौन सा बोला है यहाँ पे, नेग्लिजेंस को एक्सप्लेन करना था, राइट? अच्छा, नेग्लिजेंस का तो हमें केस भी पता है, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो मानिक जी, ठीक है। हमें केस भी पता है। नेग्लिजेंस के केस में क्या हुआ था, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली थी, ठीक है, अकाउंटेंट से प्रॉपर्टी खरीद ली थी, तो गलती तो उनकी है, उन्हें चेक करना चाहिए कि वो पर्सन एक्चुअली में क्या उसके पास अथॉरिटी है या फिर नहीं है। तो अगर आप नेग्लिजेंटली अगर कोई काम करते हो, केयरलेसली अगर कोई काम करते हो, इन दैट केस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट प्रोटेक्ट यू। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कोई भी प्रोटेक्शन आपकी नहीं देगा। एंड फॉर श्योर यू कैन राइट द नेम ऑफ द केस लॉ, यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं। मैम हम लिख सकते हैं मतलब, क्योंकि ये आप ही लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो मानिक जी, सी बच्चा लोग, मैं यहाँ पर आपको गाइड करूंगी, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्शन दूंगी, है ना। मैं आपका हाथ पकड़ के लिखवा नहीं सकती। आफ्टर ऑल यू ऑल आर इन CS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब सभी CS एग्जीक्यूटिव में आई एम गोइंग टू टेल यू द वेज हाउ टू राइट डाउन द आंसर्स, लेकिन लिखना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा कि दीदी ने लिख दिया है तो वैसा हम भी लिख देते हैं, सो ऐसा नहीं करना, यू हैव टू राइट। रही बात मैम, क्या कोई टेक्निकल वर्ड्स लिखना ज़रूरी नहीं है क्या? क्या हम इतनी इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? येस फॉर श्योर लिख सकते हो, ठीक है। ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको टेक्निकल वर्ड से यूज़ करने हैं। बच्चों के मन में ऐसा मिथ है कि हमें ना एकदम बुक की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी तो ही मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई माई सेल्फ हैव स्कोर्ड द एग्जाम्शन इन कंपनी लॉ। CS एग्जीक्यूटिव में मुझे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन आया था, ठीक है। एंड बेसिकली पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आई बैठ हो, आपको पेपर प्रेजेंटेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए भी, ठीक है। बिकॉज यू शुड नो कि आंसर्स को कैसे लिखा जाता है। येस आप इतनी ईजी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन वहां पर की पॉइंट होने चाहिए। अभी एक और मेजर पॉइंट आता है, यू हैव टू अंडरलाइन द की पॉइंट्स। आपको की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना रहेगा। यहाँ से स्टार्ट करा तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो ये हमें क्या करना है, ये जो भी की पॉइंट है उसे अंडरलाइन करना है। सो जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा तो उसे दिख जाएगा कि ये की पॉइंट्स रहेंगे, ओके। फिर लिखो, आउटसाइडर को क्या पता होता है, बाउंड टू नो एक्सटर्नल पोजीशन ओनली, राइट। कौन से केस में डिस्कस हुआ था, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कान। ये हमें पता है, कुछ एडिशनल नॉलेज है आपके पास, ठीक है ना, ये एडिशनल नॉलेज है तो देखो इसको, उसे हाईलाइट करो कि एग्जामिनर देख लो हमें केस का नाम भी पता है। हो सकता है सभी बच्चों को नहीं पता हो, पर आपको पता हो तो दिखाओ हमें पता है, ठीक है। हम कभी कभी बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो हमारा मन होता है हर जगह जाकर आ जाते हैं, सबको दिखाकर आ जाते हैं, ठीक है। वैसे ही एग्जाम की कॉपी में आपको लगता है आपका आंसर में कुछ एडिशनल चीज़ें, कुछ सेक्शन है, कुछ केस लॉज है, तो उसे अंडरलाइन करो। की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। फॉर्जरी के केस में लिखो कि कोई कंसेंट नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। फिर साथ ही साथ में आपके केस के बारे में आपने अंडरलाइन कर दिया। नेग्लिजेंस में आप पूरा एक्सप्लेन करोगे, जो केस लॉ है उसे आप अंडरलाइन करोगे। डन है ये?
यस यस पीहू, आप उसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अच्छा, साथ ही में ना बच्चा लोग, आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड कराई जाएगी। हर एक लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलेंगे। अभी डीपीपी क्या होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स है, जिसमें लेक्चर से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस होंगे एंड उसी से क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास आंसर्स होंगे। अच्छा, ऑब्वियसली आई नो कि हर एक सब्जेक्ट में हर एक लेक्चर के बाद होगी, तो आप पूरी डीपीपी को लिख तो नहीं सकते हो, बट यू कैन डू वन थिंग, यू कैन राइट, यू कैन नॉट राइट बट यू कैन रीड दिस क्वेश्चंस, कि ये क्वेश्चन है हम इसे पढ़ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो आपने सोचा वही आंसर है या फिर नहीं है। अरे अरे बिल्कुल आता है। ओके, सो इट्स हाई टाइम फॉर व्हाट, किसका हाई टाइम है ये, अच्छा बता दो यार, ये किसका हाई टाइम है। दिस इज द हाई टाइम ऑफ आवर तूफानी तूफानी रिविजन। क्या तैयार हो सभी तूफानी रिविजन के लिए? दिस इज द हाई टाइम ऑफ आवर तूफानी रिविजन। सो लेट अस स्टार्ट। क्या स्टार्ट करें? रेडी, तैयार हो? सो पानी पी लो, क्योंकि मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है। बिलीव में बच्चा लोग, रिवीजन छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। जैसे पूरा मेन कोर्स खाने के बाद आपको होता है ना, मैम आइसक्रीम खा लेते हैं, बहुत मैंडेटरी है ना, वैसे ही रिवीजन बहुत मैंडेटरी है। हमारा रिकैप और रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। रेडी, तैयार है तूफानी रिवीजन के लिए? चलो, स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? अभी तुम बोलोगे उधर उधर बोलोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस क्या होता है? एक लैटिन टर्म से आया, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायरस मतलब होता है पावर। सो अल्ट्रा वायरस मतलब होता है बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। कंपनी का अगर कोई भी एक्ट करती है उसकी पावर के बाहर जाके, तो उसे हम अल्ट्रा वायरस एक्ट बोलते हैं। कंपनीज एक्ट सबसे सुप्रीम है, उसके बाहर है तो अल्ट्रा वायरस कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम के बाहर है तो अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम, और आर्टिकल्स के बाहर है तो अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स। इसमें हमने एक फेमस सा केस लॉ पढ़ा था, विच इज ERC वर्सेस रिची। शॉर्ट फॉर्म है ये, आशपरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। इस केस में ARC ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, एक रेलवे फर्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया था, जो था रेलवे लाइन को फाइनेंस करना बेल्जियम में। फर्दर उसको थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि वो उसके मेमोरेंडम के बाहर है, तो उसने डिनाई कर दिया रिची को। रिची को आया गुस्सा और उसने कोर्ट में केस फाइल किया, और वो बोलता है कि ये जो कंपनी है उसके ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है टू मेक, सेल, लेंड और हायर रेलवे प्लान्स, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये जो टर्म है जनरल कॉन्ट्रैक्टर, उसके अंडर है ना, वो रेलवे लाइन को फाइनेंस कर सकते हैं बेल्जियम में। कोर्ट ने मना किया कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर टर्म्स है, हम उसको किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं? हम इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। इसलिए एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड ऐसा नहीं कर सकती। इवन इफ 100% ऑफ द शेयर होल्डर्स ने भी बाद में रेटिफाई कर दिया, बाद में अप्रूव कर दिया, तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये काम शुरू से ही कैसा माना जाएगा? नल एंड वॉइड माना जाएगा। सो हमें ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमने देखा अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या बोलता है यहाँ पर? आपने आर्टिकल्स के बाहर जाकर काम किया, पर वो मेमोरेंडम के अंदर है, कंपनीज एक्ट के अंदर है, तो वो काम तो वॉइड है, लेकिन आप उसे रेटिफाई करवा सकते हो। कैसे रेटिफाई कराओगे? जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के आप उसे रेटिफाई करवा सकते हो। एग्जाम्पल क्या देखा था? इंटरेस्ट ऑन एडवांस कॉल्स पे हमने हाइयर रेट पर दे दिया है इंटरेस्ट, लेकिन बाद में वो रेटिफाई हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा कि क्या क्या एक्सेप्शंस होंगे आपके अल्ट्रा वायरस के। अच्छा, 4 मेन चीजें, डेफिनेटली यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, लेकिन आपको क्रक्स पता होना चाहिए। एनी एक्ट विच इज डन इरेगुलरली, परफॉर्म इरेगुलरली हुआ है, लेकिन वो कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर है, तो वो यहाँ पर अल्ट्रा वायरस नहीं कहलाएगा। बस उसका परफॉर्मेंस इरेगुलरली हुआ तो उसे आप रेटिफाई करा लो। सेकेंडली, आपने कोई भी काम किया है जो आपके आर्टिकल्स के बाहर है पर मेमोरेंडम के अंदर है, कंपनीज एक्ट के अंदर है, वो अल्ट्रा वायरस नहीं कहलाएगा। थर्डली, डायरेक्टर्स अगर अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, रेटिफाई करा दो। कोई भी इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट हुआ है अल्ट्रा वायरस एक्ट का, वो इनवैलिड नहीं कहलाएगा। ये हमारे एक्सेप्शंस थे। अच्छा, फिर इफेक्ट क्या थे? अल्ट्रा वायरस काम करो, इफेक्ट क्या है? क्या निमोनिक था? निमोनिक दिमाग में आना चाहिए, VIPUBTG या फिर TGB, ठीक है।
अच्छा वी से क्या था, कोई भी अल्ट्रा वायरस काम करे वो शुरू से ही कैसा माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। आई से इंजंक्शन, ये जो भी मेंबर्स है वो क्या ला सकते हैं, इंजंक्शन ऑर्डर ला सकते हैं टू रिस्ट्रेन अ कंपनी फ्रॉम डूइंग समथिंग जो कि अल्ट्रा वायरस है उसके ऑब्जेक्ट के। पी से क्या था, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर पर्सनल लाइबल माने जाएंगे क्योंकि डायरेक्टर की ड्यूटी होती है कंपनी का जो कैपिटल है वो किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कर रहे हो तो डायरेक्टर्स वुड बी पर्सनली लाइबल। अच्छा फिर हमने यू, अल्ट्रा वायरस क्या हो रहा है, अल्ट्रा वायरस अगर आप बोरोइंग्स कर रहे हो तो कभी भी डेटर और क्रेडिटर वाला रिलेशन क्रिएट नहीं होगा। अल्ट्रा वायरस ग्रांट और गारंटी आप नहीं कर सकते हो, कर रहे हो कंपनी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो तो कर सकते हो। एंड फिर हमने देखा अल्ट्रा वायरस स्टॉर्ट हो रहा है तो उसके लिए एम्प्लॉय खुद लाइबल होगा, कंपनी लाइबल नहीं होगी, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू मेक कंपनी लाइबल सो मेक श्योर कि जो काम है कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए और एम्प्लॉय ने करना होना चाहिए। फिर हमने देखा इम्प्लाइड पावर्स, राइट, कौन सी पावर्स है जो इम्प्लाइड नहीं है, पावर्स विच आर नॉट इम्प्लाइड, कौन कौन सी पावर्स इम्प्लाइड नहीं, अगर कंपनी बिजनेस को अक्वायर करना चाहती है सिमिलर ऑब्जेक्ट वाला, पार्टनरशिप या ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट में जाना चाहती है, किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहती है, ये 3 काम हो गए। फिर क्या है, दिमाग में बनना चाहिए चार्ट, ठीक है, कंपनी क्या करना चाहती है, किसी भी कंपनी को फाइनेंशियली प्रमोट करना चाहती है, पैसा देना चाहती है, अपना फंड देना चाहती है पॉलिटिकल पर्पज के लिए, चैरिटी या डोनेशन करना चाहती है, इस केस में ये सारी पावर्स इम्प्लाइड मानी नहीं जाएगी। अगर कंपनी श्योरिटी की तरह काम करना चाहती, गारंटी की तरह काम करना चाहती है तो भी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। कंपनी सेल या डिस्पोज ऑफ करना चाहती है अपनी अंडरटेकिंग को तो भी नहीं कर सकती है, मतलब करना है तो रेजोल्यूशन पास करो, ये पावर्स इम्प्लाइड नहीं मानी जाएंगी। अच्छा डेटर और क्रेडिटर में हमने सेम पॉइंट देखा था कि अगर कंपनी ने डिपॉजिटर से पैसे लिए हैं, अल्ट्रा वायरस बोराइंग करी है, तो उधर भी डिपॉजिटर और कंपनी के बीच में डेटर क्रेडिटर वाला रिलेशन विल नॉट बी क्रिएटेड। एम आई क्लियर? क्या ये डन है, यहाँ तक हमें डन है क्या? अच्छा लास्टली हमने एक टॉपिक देखा, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो बोलते हैं द अदर आई, यानी कि हम दोनों हैं अलग अलग, कंपनी इज डिफरेंट एंड द मेंबर्स हु कंपोज द कंपनी आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। लेकिन इन केस अगर कोई फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी या कुछ होता है तो उस केस में जो कॉर्पोरेट व्हील है हम उसे उठाएंगे एंड उन दोनों को ही हम यहाँ पर एक कंसिडर करेंगे। हमने फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट देखी जहाँ पे हमने अथॉरिटीज देखी, ROC, RD, NCLT, NCLAT, हालांकि इनके बारे में हम और थियोरी पढ़ने वाले हैं। ये आपको मैंने एक फेयर आइडिया दिया, स्वाहा, हमारा तूफानी रिवीजन हुआ खत्म। सो फाइनली इट इज द स्वाहा ऑफ आर तूफानी रिवीजन। कैसा लगा, मजा आ गया क्या? क्या मजा आ गया है हमें? डन 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 हो चुका है। तो आई होप आपको ये दोनों ही लेक्चर्स बहुत मज़ेदार लगे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जो कंपनी लॉ को बच्चों ने इतना टफ बना रखा है, बिलीव मी अगर आप मेरे साथ एंड तक रहे आपको कंपनी लॉ टफ लगेगा ही नहीं। इट वुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट जो आप बोलोगे दीदी इतना तो हमें भरोसा हम कर लेंगे, 60+ एग्जाम्शन तो हम लाकर ही रहेंगे और आपको लानी है, ठीक है, लानी ही है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर आप मेरे साथ हो, मेरी बात मान रहे हो, पढ़ रहे हो तो 60+ तो आकर ही रहेगा, ठीक है, वो तो मैं कम से कम बोल रही हूँ। इफ़ यू वांट आप 80+ तक भी जा सकते हो, ठीक है। अच्छा अब अगर आपके मन में कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम है, यू कैन डेफिनेटली शेयर। कोई भी डाउट है क्या? मैम जो PW की तरफ से बुक आएगी उसमें क्या कंटेंट रहेगा बेटा? वो चार्ट बुक रहेगी हर्ष, ठीक है, तो चार्ट बुक में ना शॉर्ट एंड समराइज फॉर्म में सब कुछ रहेगा। तो आई होप कोई भी डाउट नहीं है। प्लीज़ आप DPP को देखिए एक बार कि DPP में क्या क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर में पूछे गए, तो यू विल गेट एन फेयर आइडिया कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर अभी से ऐसा होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इट विल श्योरली बूस्ट अप, ठीक है। सो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड योर ऑल ऑफ द डाउट्स। आप इसे पढ़ेंगे, आप इसे रिवाइज करेंगे और रिविजन करने के बाद ही आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अच्छा एक और रिक्वेस्ट, आफ्टर यू विल कंप्लीट दिस लेक्चर, यस आफ्टर यू विल कंप्लीट दिस लेक्चर आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस रिवीजन करना। ये लेक्चर खत्म हो गया ना, उसके बाद खुद से रिवाइज करना है। नोट्स आपके पास है, खुद से रिवाइज करो। मैंने तो करवा दिया लेकिन खुद से भी करना रहेगा। यस नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होने वाली है, सो सी यू सून गाइज। खूब खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।
श्योर श्योर प्रियांशी, थैंक यू सो मच।